जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ ये कंफर्म कर दें, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी सर सर। यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। ये क्लियर आ रही है। जी थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप दे दूँ आपको मैं कि लास्ट हमने कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था और कुछ असाइनमेंट्स दी थी। उस हवाले से पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने सीआरए की वेबसाइट को जाके विजिट किया था और हमने बेनिफिट्स पढ़े थे फाइलिंग के, कि अगर हम सीआरए के साथ अगर हम कनाडा में हैं और पर्सनल टैक्सेस फाइल करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप नहीं करते तो किन किन बेनिफिट्स को आप अवेल नहीं कर सकते, इसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और हमने जो चेकलिस्ट थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्लस हमने T1 जर्नल जो मेन फॉर्म होता है कैनेडियन टैक्सेस का, उसको हमने ओवरव्यू किया था। और उसको हम जैकेट भी कहते हैं, उसको हम जैकेट भी कहते हैं। ठीक है जी। जो आज का है हमारा टॉपिक, जो हमने डिस्कस करने हैं, वो आईडी पेज है। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर आईडी पेज भी दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर टैक्स प्रेप पे, जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्लस हम जो स्लिप्स हैं, टैक्स स्लिप्स, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईडी आईडी पेज से। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे सॉफ्टवेयर ओपन करने दें। वही स्टार्ट। जी सर। अच्छा ये बताएं, कल कितने लोगों ने जो असाइनमेंट मैंने दी थी उसको आप लोगों ने जाके देखा है? हाँ। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर असाइनमेंट करने मैंने कोशिश की है, जो सॉफ्टवेयर आपने मुझे कहा था ना डाउनलोड करने को, वो हम्म। डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में वो नहीं हो रहा, मैं इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसमें एक एरर दे रहा है वो। हम्म। और ठीक है, नंबर दो, ये टैक्स रेट मिलना बड़ी मुश्किल लग रहा है, इतना मतलब सर्च कर रहे हैं, सर्च हो नहीं रहे। चलिए मैं वो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बिलाल साहब भी हैं। बिलाल साहब ने अस्सलाम हैंड वालेकुम रेस सर। की। जी वालेकुम सलाम। सर यही बता रहा था कि ये मैंने बनाए थे, टैक्स स्लैब भी, टैक्स ब्रैकेट्स भी देखे थे मैंने, बनाए थे इसका असाइनमेंट। हम्म। फेडरल के भी बनाए थे और उसके भी बनाए थे ओंटारियो के। हम्म। उसके बाद ठीक सर है, मैंने ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था। हो गया था आपका? और हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। चलें, गुड, हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई कोशिश की आपने, से चलाया, कुछ देखा उसमें वो क्या क्या बस किस तरह? आगे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे चलेगा, क्या करना है इसको ना। ठीक है, कोई बात नहीं। वो बेसिकली सिर्फ आपको मैंने एक थोड़ा सा डिग डाउन करने के लिए एक असाइनमेंट दी थी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो टैक्सेस आपको सिखाने जा रहा हूँ, टैक्स प्रेप पे जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको वो भी सॉफ्टवेयर चलाना आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको इंशाल्लाह सर। बेसिक बेसिक नो हाउ नहीं है। जब बेसिक नो हाउ आ जाएगी आपको पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रिटर्न बनती है। फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो आप चला लेंगे। ठीक है जी, अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। जो सॉफ्टवेयर जिस पे हम वर्किंग करने जा रहे हैं, ये ट्रायल वर्जन है 2021 का। और आप लोग भी इसी ट्रायल वर्जन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो एप्लीकेशन होगी, जो उसका जो आपने इंस्टॉल करनी है, जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन होगी, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकेंडली, आप दूसरा वे ये है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी ये ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी किस्म की इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है अगर, तो आप उससे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि जो हमारी सेकंड क्लास है इसके बाद एक प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा। और उस ग्रुप में जो भी इश्यूज होंगे आपको मैं वहाँ पे एड्रेस करता जाऊँगा। ठीक है जी। ओके, नोटेड। अच्छा जी, बताएं, स्क्रीन शेयर कर दी है, शो हो रही है? जी जी हो सर, रही है। शेयर। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर है, इसे हम कहते हैं टैक्स प्रेप।
बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सिंगल यूजर सोल्यूशन नहीं है, ये फर्म्स के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ओरिएंटेशन में बताया था मैंने आपको कि बड़ी बड़ी फर्म्स इस सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं, और इसकी खासियत ये है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ये सॉफ्टवेयर सीआरएस से कनेक्ट भी हो जाता है। वो तमाम स्लिप्स जिस तरह T4 T4A, आप उसको ऑटोमेटिकली उन स्लिप्स को सीआरए के साथ कनेक्ट करके ऑटो फिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है सॉफ्टवेयर की ये ऑटो फिल से होता है कि जब आप यहाँ जाएंगे फाइल में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी आपकी, ये देखें, टेक्स्ट प्रेप कनेक्ट डाउनलोड। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप किसी फर्म के साथ काम करें और फर्म ने अपने आप को सीआरए के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है सॉफ्टवेयर का, ये फर्म लेवल का सोल्यूशन है, सिंगल पर्सन सोल्यूशन नहीं है। ये हाई कॉस्टली सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी फर्म्स यूज करती हैं। ठीक है जी, आप इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट प्रेप कनेक्ट डाउनलोड। अगर आपका सीआरए के ऊपर एज ए रिप्रेजेंटेटिव लॉगिन पासवर्ड बना होगा, आप रजिस्टर्ड होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट प्रेप कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सीआरए की वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहां पे आप एक बार फिर अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे वहां पे, और फिर ये ऑटो पे आपकी सारी टेक्स्ट स्लिप्स को फिल कर देगा। ठीक है। चूंकि ये ट्रायल वर्जन है जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस पे ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। और वैसे भी फर्म्स के साथ जब आप काम करेंगे या किसी भी बीपीओ के साथ काम करेंगे, तो वो लोग आपको जब भी एक्सेस देते हैं, वो हमेशा से अपने सिस्टम्स की एक्सेस देते हैं। मतलब उनका जो मेन सर्वर होगा वो कनाडा में होगा, आपको मेन सर्वर की एक्सेस मिलेगी, और फिर आप उनके सिस्टम पे काम कर रहे होंगे एज पर कनेडियन टाइम। उनका जो ईएसटी टाइम होता है उसके मुताबिक आप काम कर रहे हो। ठीक है। जिस तरह भी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसी तरह आप उनके सर्वर की एक्सेस ले लेंगे, उनकी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी और उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो जी, आइडेंटिफिकेशन पेज जो हमने चेकलिस्ट की बात की थी उस दिन, आज हम अगर वो चेकलिस्ट आपके पास फिल होके आ गई है क्लाइंट से, तो आज आपने क्या करना है, उसी चेकलिस्ट को पकड़ना है, साथ में ये सॉफ्टवेयर खोल लेना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको फिल करना शुरू कर देना है। तो फॉर इंस्टेंस ये आईडी पेज है। आज हम किसी भी अपने एक पार्टिसिपेंट की डिटेल फिल करते हैं जी। ठीक है जी। कौन बनना चाहेगा क्लाइंट आज? हैंड यस रेस सर। करें जी। यासिर। यासिर अब्बासी। जी यासिर अब्बासी, आपने फिर सारी डिटेल बतानी है अपनी, और जी कुछ जी हम सिन जो है वो अपने से डाल लेंगे, बाकी डिटेल्स आपकी डाल लेंगे। चलें जिसको हम, मैं सिर्फ आईटी पेज फिल करना आपको सिखा देता हूँ आज। जी श्योर। जी, यासिर अब्बासी साहब आ गए। फर्स्ट नेम अब्बासी। ठीक है जी, 1 सेकेंड, मुझे एक सीन देखने दें, कोई सा भी मैं खोल लूँ साथ में। हम्म, जी ये आपका सिन आ गया। सिन लाइक आईडी कार्ड नंबर जो हमारा यहाँ पाकिस्तान में होता है, वहाँ सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, इसको सिन कहते हैं। अब यहाँ पे ओके। आईटीएन भी लिखा हुआ है, टीटीएन भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली उन लोगों को इशू होते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर। ठीक है। ये उन लोगों को इशू होते हैं जो कनाडा में अभी रह रहे हैं, उनको टेम्परेरी नंबर दे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट में। और फिर बाद में उनको बकायदा एक सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है वो इशू हो जाता है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये एक अलग टॉपिक है। फिलहाल अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग, हम ये चीज़ इसकी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट ने आपको सिन देना है, वो भी 9 डिजिट होगा, ये हमेशा याद रखना, ये 9 डिजिट होता है। ठीक है जी। अगर वो आपको आईटीएन देता तब भी आपने यहीं पे एंटर करना है, अगर आपको टीटीएन देता तब भी आपने यहीं पे एंटर करना है। ओके। सो ये एक बेसिक नंबर है जिसके ऊपर आपका सारा डाटा वो रेगुलेट कर रहे हैं। वो आप यूँ कह लें कि ये नंबर से, जिस तरह हमारे यहाँ आपका आईडी कार्ड नंबर किसी जगह पे किसी इदारे में डालते तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है, इस तरह यहाँ पर भी कनाडा में भी सोशल इंश्योरेंस नंबर पे आपका सारा डाटा बेस कर रहा होता है। जी यासिर साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 सितंबर 1981। 19, झूठ 81। तो नहीं बोल रहे? नहीं सच। सितंबर जीरो जीरो वन। वन ठीक हो गया। अच्छा जी, 40 साल के थे आप, 21 साल में 40 साल के हो चुके थे आप।
सिंगल है अभी भी? मैरिड। अच्छा, मैरिड है। लेकिन हम आपको सिंगल कंसिडर करते हैं फिलहाल, ठीक ओके चल। है। शादी के बाद मुश्किल हो जाती है, मुझे पता है। अच्छा जी, एड्रेस लेते हैं यहाँ पे आपका हम। ओंटारियो का डालेंगे, हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप ओंटारियो में रहते हैं। 241 ग्रीन बे रोड। अच्छा जी। अम, अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ बताता जाऊँ आपको कि 241 यहाँ पे स्ट्रीट नंबर होता है पहले। ठीक है जी। यहाँ होता है एवेन्यू बुलीवर्ड स्ट्रीट, ये स्ट्रीट नेम आ गया ग्रीन बे रोड। अगर कोई अपार्टमेंट नंबर है तो वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट भी कहते हैं, लेकिन कनाडा में वो कॉन्डो कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉन्डो। तो अगर वो कॉन्डो कहें तो आपने घबराना नहीं, इट्स मीन कि वो अपार्टमेंट ही है। ठीक है जी। सिटी आ गया ओके। हमारा टोरंटो। और पीओ बॉक्स नहीं होगा यहाँ पे, आर नहीं होगा यहाँ पे, हम देंगे प्रोविंस में जाके। अब जो लोग कह रहे थे ना कि ये प्रोविंस की रिटर्न कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि हम दो जगह पे प्रोविंस की डिटेल देंगे, वो प्रोविंस की टैक्स रिटर्न खुद बन जाएगी। ठीक है। पोस्टल कोड। जी, पोस्टल पोस्टल कोड देना जरूरी है। और इसी एड्रेस का जो पोस्टल कोड है वो है K7 अगर कोई क्लाइंट आपको, अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मैं बताना बताना चाह रहा हूँ आपको जो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। कोई क्लाइंट आपको एड्रेस देता है, अपना स्ट्रीट नंबर दे देता है ग्रीन बे रोड टोरंटो ओंटारियो, लेकिन आपको पोस्टल कोड नहीं देता। ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने गूगल पे जाना है, वो एड्रेस लिखना है 214 ग्रीन बे रोड टोरंटो ओंटारियो, आगे लिखना है पोस्टल कोड। तो गूगल आपको खुद ही पोस्टल कोड ढूंढ के दे देगा। यानी इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए आपने क्लाइंट के पास नहीं जाना। ठीक है यासिर साहब। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है ओके डन। इज द होम एड्रेस सेम एज द मेलिंग एड्रेस। अगर ये एड्रेस आपका मेलिंग एड्रेस नहीं है जहां पर सीआरए का नोटिस ऑफ असेसमेंट आना है तो फिर आप नो करेंगे। लेकिन नॉर्मली सारे क्लाइंट 99% ऑफ द टाइम एड्रेस वही देते हैं जो वो जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि सीआरए की कॉरेस्पॉन्डेंस हो उनके साथ। ठीक है, तो हम इसको यस करेंगे। अच्छा जी, प्रिंसिपल रेजिडेंस के बारे में बता रहा है। एनी डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर विच द टोटल और पार्शियल एग्जेम्पशन फॉर प्रिंसिपल रेजिडेंस इज क्लेम मस्ट बी रिपोर्टेड फॉर्म T2091 फॉर्म T1255 इफ द टैक्स पेयर इज डिजीज्ड। अच्छा देखें, ये सूरत में होता है जब आप अपना घर बेच रहे हो या डीम डिस्पोज कर रहे हो। मैंने बताया था डीम डिस्पोजिशन क्या होती है, जब एक्चुअल में नहीं नहीं बेचते आप, लेकिन सिर्फ क्योंकि आप मूव हो रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि ठीक है यार, मैं अपने घर की जो है ना आज मार्केट वैल्यू के ऊपर टैक्स दे दूं, कल को जब मैं वापस आऊंगा कनाडा में तो मुझे दोबारा से ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना। ठीक है जी। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग कर लेते हैं। इसमें एक और भी चीज, एक और भी फायदा इसके अंदर, जब आप जाते हुए अपना घर डीम डिस्पोज करके जाते हैं, यानी कि उस वक्त की करंट मार्केट वैल्यू पे कैपिटल गेन जो है पे कर जाते हैं। तो जब आप बाहर जाके भी घर बेचते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा कैपिटल गेन नहीं पे करना पड़ता उसमें। ठीक है। तो डीम डिस्पोजिशन का पर्पस ही है, अगर आप डीम कहते हैं कि बिका नहीं है, लेकिन आपने उसकी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर जो भी कैपिटल गेन उसका बनता था जब आपने खरीदा था उस डेट तक, आपने उसके जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है उसका कॉस्ट का और फेयर मार्केट वैल्यू का, उसका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं कैपिटल गेन। और उसके ऊपर आपने टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को, सीआरए को पे कर दिए। तो नॉर्मली हम इसको नो करते हैं। ये बहुत कम केसेस में जब कोई अपनी प्रिंसिपल रेजिडेंस को बेच के जा रहा हो तो करते हैं यस। ठीक है जी। एक और बात आप जेन नशीन कर लें कि प्रिंसिपल रेजिडेंस अगर आप कनाडा में रहते हुए बेच रहे हैं या जाते हुए बेच रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। किस प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रिंसिपल रेजिडेंस ऐसी जैसे आपका अपना घर है, आप उसमें खुद रहते हैं। अब एक घर आपने और खरीद लिया, वो आपने रेंट पे दे दिए, अब वो आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस नहीं है, वहां पे आप खुद नहीं रहते। वो आपका है तो रेजिडेंशियल होम ही है, कमर्शियल नहीं है, लेकिन वो आपने रेंट आउट किया, वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है। जब उसको बेचेंगे आप
उसके ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। इधर आप कनाडा में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, जहां भी रह रहे हैं आपने टैक्स पे करना है, क्योंकि सीआरए उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर करता है कि वो आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो आपकी जाती इस्तेमाल के लिए नहीं था। ठीक है जी, इसको हम नो कर देंगे। टैक्स पेयर डिस्पोज्ड ऑफ, जब आपने इसको नो कर दिया तो बाकी सारी जो चीजें हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें वो एप्लीकेबल ही नहीं रहेंगी। टैक्स पेयर डिस्पोज्ड ऑफ प्रिंसिपल रेजिडेंस, जब हमने स्टार्ट में नो कर दिया तो फिर इसको किसी भी चीज को टिक करने की जरूरत नहीं है। डिड द टैक्स पेयर स्टॉप लिविंग इन द प्रिंसिपल रेजिडेंस टू रेंट इट, और डिड द टैक्स पेयर स्टॉप रेंटिंग द रेजिडेंस टू लिव इन। अब देखें, ये जो है लाइन, इसमें ये है बेसिकली कि अगर आपने जो प्रिंसिपल रेजिडेंस थी आपकी, जो आपका अपना घर था, आपने उसमें रहना छोड़ दिया और अब आपने वो रेंट पे दे दिया, या फिर जो पहले आपका घर था रेंट पे, आपने उसको रेंट से हटाकर उसमें खुद रहना शुरू कर दिया। इन केसेस के अंदर जब आप ऐसा करते हैं और मकान बेचते नहीं है, तो यहाँ सीआरए दो ऑप्शंस देता है। लॉ, इनकम टैक्स लॉ जो है, जो उनका एक्ट है, वो टू ऑप्शंस देता है कि आप इन दो सेक्शंस के अंडर आप जो है वो फाइल कर सकते हैं रिटर्न को, जिसमें लिखा हुआ है 45 अंडर सब सेक्शन 45(2), अंडर सब सेक्शन 45(3), स्टॉप लिविंग इन प्रिंसिपल रेजिडेंस टू रेंट इट। अच्छा, जब इस इलेक्शंस का अब क्या फायदा, आप ये इलेक्शन फाइल कर देते हैं, आप इसके अंडर रिटर्न फाइल कर देते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये इलेक्शन फाइल नहीं करते अपने घर को रेंट आउट करते हुए, तो ये बेसिकली आपको बचाता है, ये जो जो सब सेक्शन 45(2) है, ये आपको बचाता है उस घर को डिक्लेयर करने से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। मतलब 3 साल की आपको सीआरए मुद्दत देता है कि ठीक है आप ये इलेक्शन फाइल कर लें, फॉर नाउ आपकी जॉब चेंज हो रही है, आप किसी और प्रोविंस में जा रहे हैं, लेकिन हम इसको आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस ही कंसिडर करेंगे। आया आपने इसको रेंट पे दे दिया है, चूंकि आपने इलेक्शन फाइल किया है इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ यही अपनी जो है प्रॉपर्टी को, इसी इसी रेजिडेंस को आपने रिपोर्ट करना है एज ए मेलिंग एड्रेस, या आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस ही कंसिडर होगी, तो उसमें आपकी बचत हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन ये भी नॉर्मली नहीं होता, बहुत माइनर केसेस होते हैं जिसमें इस तरह के सब सेक्शन फाइल्स होते हैं। और अगर ये आपने डिले कर दिया, आपने नहीं फाइल किया ये सब सेक्शन 45, सब सेक्शन 45(3), और अब आप चाह रहे हैं बाद में, साल के बाद, 2 साल के बाद, आपको अवेयरनेस नहीं थी कि यार मैं ये कर लेता तो मेरी बचत हो जानी थी, मुझे कैपिटल गेन उस 3 साल का पे नहीं करना पड़ना था, तो उस सूरत में आप सीआरए को $9,000 पेनल्टी पे करेंगे लेट फाइलिंग की, $9,000। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा क्लाइंट जो कहता है जी कि मैं अपना प्रोविंस चेंज कर रहा हूँ या कुछ, लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 सिर्फ उसके लिए है जो कनाडा में रीलोकेट कर रहा है, बाहर जाने वाले के लिए नहीं है। अगर कोई कनाडा से यूएस जा रहा है तो उसके लिए नहीं है, कोई यूके जा रहा है उसके लिए नहीं है। अगर आप एक प्रोविंस से, कनाडा से आप ओंटारियो से अल्बर्टा जा रहे हैं या किसी और प्रोविंस में जा रहे हैं, तो तब तो आप ये इलेक्शन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने कनेडियन रेजिडेंट रहना ही रहना है। अगर आप कनेडियन रेजिडेंट नहीं रहते तो ये आप इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो है जी, अब टेलीफोन नंबर देंगे। हाँ जी जी, यासिर भाई कैनेडियन नंबर है आपके पास? नहीं। चले मैं यहाँ से अपने से डाल देता हूँ, ओके। अभी चले जाएंगे इंशाल्लाह आप कनाडा। अच्छा जी, नंबर, कैनेडियन नंबर डालें, ये तो आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट देगा। अच्छा, कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल यहाँ पे, हम डालते हैं 456789321 0। ये नंबर हो गया यासिर साहब का। ठीक है, ईमेल एड्रेस आ जाएगा जी, यासिर साहब ईमेल एड्रेस बताइएगा अपना। यासिर YASIR डॉट अब्बासी अब्बासी, इस तरह, डॉट यासिर डॉट डॉट अब्बासी डॉट डॉट डॉट, ओके ओके, डॉट अब्बासी @gmail.com, फॉर इंस्टेंस डॉट ये कॉम। आपका ईमेल एड्रेस आ गया।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, ये समझने वाली है कि रजिस्ट्रेशन फॉर ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द CRAs माई अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आपने CRA को बताना है जी कि मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। अगर तो आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका ये ईमेल एड्रेस पहले से ही CRA के साथ रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो आप यस करेंगे। बट नॉर्मली जब मैं रिटर्न प्रिपेयर करता हूँ मैं हर बार यस कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर क्लाइंट ने अपना ईमेल एड्रेस चेंज किया, मुझे नहीं पता प्रीवियस क्या था, ठीक है, अगर तो उसने चेंज किया हुआ, हमारे पास ये न्यू लीड है, न्यू क्लाइंट है, तो मैं यस कर देता हूँ ताकि ये भी कोई गुंजाइश ना रहे इस चीज की कि अगर मैं नो कर दूं तो पता चले कि क्लाइंट ने ये नया ईमेल एड्रेस बनाया था CRA के लिए और वो बाद में वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं नॉर्मली यस कर देता हूँ। अगर आप नो कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रजिस्टर कराना इसलिए जरूरी है कि CRA आपके साथ ईमेल पर भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेता है क्लाइंट के साथ, टैक्स पेयर के साथ। क्लाइंट हमारे लिए, CRA के लिए वो टैक्स पेयर है। अच्छा जी, टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड फॉर माई अकाउंट ऑनलाइन सर्विस। ये वही माई अकाउंट है जो मैं आपको वेबसाइट पे लेके गया था CRA की। मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी और वहां बताया था अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप कनाडा में रहते हैं, तो आपके लिए ये वाली ऑप्शन है। अगर आप एक कंपनी है तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन। अगर आप एक फर्म है तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपने तौर पे आप लॉग इन करेंगे। ठीक है जी। तो इसको भी हम टिक कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं। देखिए अब इसको मैंने नो किया ना जब, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है पेपर एंड मेल्ड बाय द CRA थ्रू कैनेडा पोस्ट। जिस तरह हमारा पाकिस्तान पोस्ट है ना यहाँ पे, वहां उनका भी एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक अदारा है, वो उसके कैनेडा पोस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने नो किया, ऑटोमेटिकली वो पेपर पे चला गया। प्रिंट एंड मेल्ड बाय द CRA थ्रू कैनेडा पोस्ट। अगर मैं इसको यस करता हूं, यहाँ पर यस कर देता हूं, तो ये यहाँ से खुद ब खुद वो हट गया, टिक हट गया यहाँ से। जब आप यस करेंगे तो आपको मेल आएगा नोटिस ऑफ असेसमेंट की। इसको पढ़ें जरा, ये जो इसकी हेडिंग है, नोटिस ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट डिलीवरी ऑप्शंस फॉर अ टैक्स पेयर नॉट रजिस्टर्ड फॉर द CRA ईमेल नोटिफिकेशंस। अगर मैं इसको नो करता हूं, ये खुद ब खुद टिक नीचे आ जाता है। अगर मैं यस करता हूं तो ये टिक हट जाता है। इसका मतलब क्या है कि CRA फिर आपसे ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला सेक्शन है रेसिडेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरा समझना आपने गौर से। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले वो पूछता है कि प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, कि आप कौन से प्रोविंस में रहते हैं। ठीक है, कनाडा वाले प्रोविंस कहते हैं, USA वाले स्टेट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये सारे प्रोविंस हैं। अब आप देख लें कौन कौन से प्रोविंस हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, BC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ये कभी भी नहीं, सारे इस तरह के सारे नहीं आते हमारे पास। मेजोरिटी में जो आते हैं अल्बर्टा, जो मैंने क्लाइंट्स किए हैं वो अल्बर्टा के किए हैं, ब्रिटिश कोलंबिया के किए हैं। मैनिटोबा के भी एक आधा आया था, ओंटारियो का आया था, क्यूबेक का बस। समटाइम्स नोवा स्कोशिया का भी आ जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन जी वालेकुम सलाम। सर एक काइंडली एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक माइंड। जी जी। सर मैं आज मेरी मेरी पहली क्लास है सर। मैंने यूएस टैक्सेशन का कोर्स जो है ना वो मतलब कर रहा हूँ ना, तो सर मैं हम्म। इसमें भी सर इसमें भी सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं काइंडली सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्किल सीख के सर हम पाकिस्तान में बैठ के रिमोट अर्निंग कर सकते हैं सर, यानी कोई इसका अपॉर्चुनिटी है? जी जी, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं रिमोट अर्निंग। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये अच्छा फाइवर पे आप, सर ये? हाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके अंदर। आप एक काम करें, आपका नाम क्या था, सॉरी अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम है सैयद उजैर अमजद। अच्छा उजैर साहब, मैंने ना ये सारा कुछ कवर किया है। ये जो बेनिफिट्स हैं आप क्या कर सकते हैं ओरिएंटेशन के अंदर। और ओरिएंटेशन हमारी अवेलेबल है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ICT की, वहाँ पे आप जाएं, वो पूरी ओरिएंटेशन आप सुन लें। उसमें हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया, क्योंकि ये अभी हम रेलिवेंट क्लास कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आंसर करना शुरू कर दूंगा तो ठीक ये हो गया टाइम सर, हाँ मैं टाइम वेस्ट समझ गया हूँ सर। सॉरी फॉर टाइम द नहीं। इंटरप्शन सर, मैं समझ गया हूँ, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो
उजैर साहब उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होगा आपका तो मैं उसे एंटरटेन करूंगा, लेकिन वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें, या बाद में किसी भी हम इसको एक सेशन रख लेंगे अगर मजीद की क्लैरिफिकेशन चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप वो मेरा डेमो सुनते हैं, वो जो ओरिएंटेशन की क्लास है वो सुन लेते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद वहां पे आंसर हो जाएंगे। ठीक ओके है सर सर, जी, थैंक यू। जजाकल्ला। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम कर देंगे सारे के सारे प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का अपना अपनी एक बॉडी है। स्वाय क्यूबेक की भी है, सब सब प्रोविंसेस की है। अब स्वाय क्यूबेक के बाकी तमाम प्रोविंसेस जो है वो फेडरल के साथ इल्हाक हैं। अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं तो यहीं पे प्रिपेयर होगी, फेडरल को रिपोर्ट हो जाएगी, और फेडरल फिर खुद प्रोविंस के साथ अपना लेन देन करता है। ठीक है जी। लेकिन क्यूबेक एक वाहिद प्रोविंस है जो कहता है कि जी नहीं, आप मेरी रिटर्न अलग से फाइल करें, फेडरल की अलग से फाइल करें, मुझे अलग से टैक्स दें, फेडरल को अलग से टैक्स दें। तो ये एक पूरी सेपरेट बॉडी क्यूबेक की। अभी भी हम ओंटारियो पढ़े तो हम ओंटारियो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया क्लाइंट जो है, क्योंकि हमने ऊपर एड्रेस डाला था मेलिंग ओंटारियो का यहाँ पे। ठीक है। और नीचे आके हमने उसे बता दिया कि जी वो ऑन December 31, 2021 को ये रेंट पे कहाँ था, ओंटारियो में था। ठीक है जी। इसकी जो रिटर्न बेस्ड कर रही होती है वो इस पे बेस्ड कर रही होती है कि आपने कहाँ पे ये रेंट कहाँ पे हुआ आपका। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में अगर आपने डिफरेंट प्रोविंसेस में रहे हैं तो आपको मल्टीपल प्रोविंसेस की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं यूएस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जहां आप ऑन December 31 थे, वो कंसिडर होगा आपका प्रोविंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है एट द करंट एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द मेलिंग एड्रेस, इसको छोड़ दें, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। मूविंग डेट फ्रॉम वन प्रोविंस टेरिटरी और इवन इफ द अकर्ड आफ्टर December 31, इसको भी छोड़ दें, नॉर्मली ये चीजें हम नहीं करते। प्रोविंस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है जी, और इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। ये बेसिकली इस्तेमाल जो प्रोविंस ऑफ टैक्सेशन, नॉन रेजिडेंट, डीम रेजिडेंट और बिजनेस प्रोविंस ऑफ द रेजिडेंस, बेसिकली जो ये वाली ऑप्शन है ना, ये इस्तेमाल होती है तब जब आप नॉन रेजिडेंट हो या डीम्ड रेजिडेंट हो। यानी आप कनाडा में रहते नहीं हैं लेकिन आप डीम रेजिडेंट है, क्योंकि आपकी कनाडा के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग है। वो टाइज क्या हो सकती हैं, वो आपकी वाइफ है कनाडा के अंदर, आपके बच्चे हैं, आपका जाती घर है, कोई आपका बिजनेस है, फिर उस सूरत में आप ये करेंगे। और ये हम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी हम करेंगे। जब सेल्फ एम्प्लॉयड की रिटर्न आएगी तब हम इसको फिल करेंगे। फिल वक्त अभी हम एक सिर्फ इसको नॉर्मली समझ रहे हैं कि यासिर साहब सिंगल हैं, वो जॉब करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से इसको हम इस आईडी पेज को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा कि रेजिडेंसी स्टेटस फॉर नॉन रेजिडेंट, डीम्ड नॉन रेजिडेंट, डीम रेजिडेंट, ये भी इनके केस में फिल नहीं होगा। ठीक है जी। ऑन December 31 फॉर ऑल ईयर, ये बेसिकली जो है नॉन रेजिडेंट के केस में फिल होगा कि आप ऑन December 31 को अगर कनाडा में नहीं थे तो कहाँ थे, और आपने पूरा साल कहाँ गुजारा, यूएसए में, यूके में, कहाँ पे। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115(261.12117), अंडर सेक्शन 115 बेसिकली रिटर्न होती है जब आप नॉन रेजिडेंट होते हुए कनाडा में कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो तब उसके लिए जो भी आपने कैपिटल गेन अर्न किया है सेल ऑफ फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेल से, प्रॉपर्टी को सेल करके उसको गेन को हम रिपोर्ट करेंगे कैनेडियन टैक्स रिटर्न में अंडर सेक्शन 115। अगर आप कनाडा से बाहर रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टीज हैं कनाडा में और वो आपने रेंट पे दी हुई हैं, तो जो रेंटल इनकम आप रिसीव कर रहे हैं तब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे कनाडा में एज ए नॉन रेजिडेंट, और वो फाइल होगी अंडर सेक्शन 216.1। अगर आप कनाडा से बाहर रहते हैं और आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं कनाडा से, गवर्नमेंट से, तो आप रिटर्न फाइल करेंगे कनाडा में एज ए नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 217। ठीक है जी। फिर ये आप सिलेक्ट करने के बाद बताएंगे जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी थी आपकी December 31 पे, वो देंगे। सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर अगर कोई होगा तो वो टिक करेगा, अदरवाइज ये टिक नहीं होगा। ठीक है जी। और उसके बाद एक स्केड्यूल होता है ABCD, इनके केस में वो फिल होता है। वो जब हम ये केस करूंगा तो फिर आपको मैं डिटेल से स्केड्यूल ABCD क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, ये है इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स मैंने बताया था वो लोग होते हैं जो कनाडा में एंटर हो रहे होते हैं। एमिग्रेंट्स वो होते हैं जो कनाडा छोड़ के जा रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने दो डेट्स दी हैं, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ डिपार्चर। अगर
यासिर साहब 2021 में एंटर हुए हैं कनाडा में, तो यहाँ पे हम डेट भी देंगे कि यासिर साहब इस डेट पे, इस साल में 2021 इस डेट पे कनाडा में एंटर हुए हैं। तो फिर इनकी ये क्या रिटर्न बन जाएगी, इमिग्रेंट की रिटर्न बन जाएगी, अराइवल की रिटर्न बन जाएगी। अगर यासिर साहब जाके वहां शादी कर लेते हैं किसी गोरी के साथ, तो इनका मैरिटल स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले सिंगल थे। तो यहाँ पे हम उनकी शादी की डेट भी देंगे, और सीआरए फिर वहां गिफ्ट भी भेजता है आपको, ऐसी बात कोई नहीं है। कोई गिफ्ट नहीं भेजता, लेकिन वो रिकॉर्ड के तौर पे अपने सिस्टम में अपडेट कर देते हैं कि आपने फलां बंदे से यहाँ पे शादी की है। और अगर आपने शादी की है तो फिर सिंगल नहीं रहेंगे आप, यहाँ मैरिड देंगे ऊपर आके, मैरिड करके फिर फाइल करेंगे, फिर आपको स्पाउस की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी अपनी। ठीक है, या सिर्फ शादी करनी है बाहर जाके, नहीं सर, काम करनी है। काम करना सर ऑप्शन दे लाजमी करेंगे ये। है। ठीक है, चले जी। यहाँ पे आपने डेट ऑफ मैरिज और यूनियन, और अगर आपकी शादी बाहर जाके टूट जाती है तो आपने ये भी बताना है कि टूट गई है शादी मेरी सीआरए को, अब ये मेरी स्पाउस नहीं रही। ठीक है, क्योंकि वहां नॉर्मली स्पाउस की इनकम भी आपने रिपोर्ट करनी होती है अपनी रिटर्न में। फिर वो क्योंकि वो फैमिली के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपकी टोटल इनकम को देख के जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये देखें, स्पाउस की डिटेल आ गई। तो यहाँ पे आप स्पाउस की डिटेल देंगे इन केस अगर आप मैरिड हैं तो, जिस तरह ऊपर यासिर साहब की डिटेल दी है, यहाँ पे उनकी स्पाउस की डिटेल आ जाएगी, और फिर उनके लिए भी यहाँ पे मैरिड आ जाएगा, उनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उनकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है जी। फिर स्पाउस की इनकम आ जाएगी। स्पाउस जो है क्या वो, उसकी इनकम कोई इनकम नहीं है, वो हाउस वाइफ है। क्या स्पाउस जो है वो नॉन रेजिडेंट ऑफ कैनेडा है, यहाँ टिक कर देंगे। डू नॉट क्लेम स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अमाउंट विद रिगार्ड टू नॉन रेजिडेंट स्पाउस। अगर वो नॉन रेजिडेंट स्पाउस है तो उसका कोई भी हम क्लेम नहीं करेंगे बेनिफिट यहाँ रिटर्न में, तो फिर इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। ठीक है जी। अगर तो आपकी स्पाउस कनाडा में ही रहती है आपके साथ, आप ज्वाइंट रिटर्न बना रहे हैं, जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर में ज्वाइंट होती है, लेकिन इन एक्चुअल में वो सेपरेट सेपरेट ही बनती है। सॉफ्टवेयर में ज्वाइंट रिटर्न बनाने का पर्पस ये होता है ताकि हम फैमिली की इनकम को कंसिडर करके तमाम बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर सकें। अगर आपकी वाइफ आपके साथ रिटर्न नहीं बनवा रही और वो सेपरेट बनवा रही है, तो फिर हम यहाँ पर उसकी इनकम दे देंगे कि उसने कितनी इनकम की जो है वो अर्न की थी, और वो जो नेट इनकम होगी वो फ्रॉम लाइन 23600 से हम पिक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये बाकी चीजें जो हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल चाइल्ड केयर बेनिफिट ये खत्म हो चुका है बेसिकली, क्योंकि ये पुराना वर्जन है इसलिए ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। और बाकी चीजें भी जो है रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान्स, हाँ ये आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपकी वाइफ को कोई डिसेबिलिटी क्रेडिट या कोई इनकम उसको सीआरए से रिसीव हो रही है। अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं जी। अब हम अदर इन्फॉर्मेशन में आएंगे। ठीक है जी। उसमें इसने देखे लिखा हुआ है कि इफ एन इनकम टैक्स रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड विद सीआरए कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, a paper return was never filed and a return hasn't been electronically filed by a taxpayer, please agree to the following statements। अच्छा, अब पहले नहीं होती थी अराइवल की इमिग्रेंट्स की रिटर्न ई फाइल, लेकिन अब हो जाती है। ठीक है जी, पहले ये ऑप्शन नहीं थी लेकिन अब वो उन्होंने ऑप्शन दे दी है। लेकिन एमिग्रेंट जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो तब आपकी रिटर्न ई फाइल नहीं हो सकती, वो पेपर फाइल ही होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है सेम नेम एज द T1 लास्ट T1। अगर पहले रिटर्न फाइल की थी आपने तो सेम नेम ही, नेम चेंज नहीं होगा। अगर नेम चेंज है तो फिर यहाँ पे टिक नहीं होगा। द टैक्स पेयर हैज अ टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट TFS से, अगर होगा। वैसे ये इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन है, अगर ये जरूरी नहीं है, जिसके ऊपर ये रेड साइन आ रहा है ना देखें, ये मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी, क्योंकि जब हम टैक्स सीजन के अंदर रिटर्न्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम अदर इन्फॉर्मेशन को इतना ज्यादा कैटर नहीं करते, इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन फिल्स करते हैं जो पूर करते हैं, जिसके बगैर टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना टिक यस या नो, तो ये रिटर्न फाइल नहीं होगी। यासिर साहब अगर गए हैं रिसेंटली तो वो इसका मतलब है सिटीजन नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। जब आपने ये नो कर दिया तो जो इलेक्शंस कनाडा वाली ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वही बंदा इलेक्शन में वोट कर सकता है जो कैनेडियन सिटीजन है। जो पीआर पे है वो भी नहीं कर सकता, सिर्फ कैनेडियन सिटीजन वोट डाल सकता है। ठीक है जी।
अगर कोई घर है इनका यासिर साहब का पाकिस्तान में जिसकी कीमत 1 लाख कैनेडियन डॉलर से ज्यादा है, तो वो उनको यहाँ पे फिर कनाडा में रिपोर्ट करना पड़ेगा। पहले साल अगर आप गए आपने एंट्री की तो पहले साल एग्जेम्पशन होती है, लेकिन उससे अगले साल आपने लाजमी रिपोर्ट करना होता है। अब 1 लाख डॉलर कितना बनता है जी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। डॉलर कितने का कैनेडियन आज की डेट पे, ये बच्चा कोई टू बता सकता है? टू हम्म। जीरो एट 208 रुपए का। कैनेडियन कैनेडियन डॉलर 208 का जी। हाँ जी, ये बनते हैं 20 मिलियन यानी 2 करोड़। अगर यासिर साहब की 2 करोड़ का घर है आपका यहाँ पाकिस्तान में, जी है। तो फिर आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। जी जी। ठीक है, अगर 2 करोड़ का से ऊपर का घर है तो आपको, अभी हम समझते हैं यासिर साहब के पास कोई घर नहीं है, हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने आईडी पेज फिल करना सीख लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है लैंग्वेज को सिलेक्ट करने की, इंग्लिश या फ्रेंच, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं बाद में, इसको डिटेल से देख सकते हैं। बाकी ये यूजर डिफाइंड सेल्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ये कुछ और पर्पसेस के लिए मतलब एचएसटी अगर आप साथ बन रही है आपकी, आपको कोई बिजनेस भी है तो तभी हम एचएसटी की अमाउंट रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम नॉर्मली नहीं करते। एचएसटी की रिटर्न अलग से फाइल फाइल होती है। बेसिकली ये सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लाइंट के टैक्स पेयर के परस्पेक्टिव से होती है, सीआरए को इससे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता। अच्छा, यहाँ तक आईडी पेज मैंने सारा समझा दिया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर अदरवाइज फिर हम स्लिप्स पे चले जाएंगे इसके बाद। जी यासिर साहब, खुशी हुई है आपका आईडी पेज फिल हो गया आज? जी जी। हम्म। जी, की क्वेश्चन आप लोगों का आईडी पेज से रिलेटेड था हेलो तो आपका? जी सर, जी। ये इलेक्शन ईयर क्या होता है जब लिखा है कि चेंज होता है इलेक्शन ईयर, ये मतलब क्या होता है इसका? इलेक्शन ईयर? कौन सा इलेक्शन ईयर? जो एड्रेस हम डाले थे, अब जहाँ डाले तो वहाँ पे आगे आता है इलेक्शन ईयर, ये आ रहा है नीचे ये बॉटम में। वाला? जी ये सर, क्या? जी जी। बेसिकली दो इलेक्शंस होते हैं, जब आप अपना घर जो जाती घर होता है जिसमें आप इसे प्रिंसिपल रेजिडेंस कहते हैं कनाडा में, तो जब आप उसमें रहना छोड़ दें उसको रेंट पे दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं जी पहले मैं रहता था ओंटारियो में, अब मैं अल्बर्टा जा रहा, मेरी जॉब हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 3 साल के लिए मैं या 2 साल के लिए वहां जा रहा हूँ, मेरा जो घर है ये इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सीआरए इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना समझे। तो सीआरए कहता है ठीक है, हम इसको प्रिंसिपल रेजिडेंस ही समझेंगे, लेकिन आप ये इलेक्शन फाइल करें। ठीक है, फिर ये इलेक्शन फाइल किया जाता है। अच्छा, उससे क्या मतलब फायदा? ये फायदा क्या मतलब है है, उसका? मतलब कि आप हम्म, जब ऑप्शन लेते हैं तो उसको इलेक्शन बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, इसको इलेक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है सर, फायदा ये 3 साल टैक्स मिल जाएगी, आपको ये बताया। हाँ, टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है आपको, फिर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी हसन साहब। अच्छा, इसमें अगर मतलब है कि वो जहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो वहाँ के भी तो अल्टीमेटली घर अगर अपना ले रहा है, हम्म। कोई अपना परचेज कर लेता है या देखिए ऐसे साहब, कनाडा में ना सिर्फ एक घर आप प्रिंसिपल रेजिडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई एक घर। हम्म, उसके ऊपर हम्म, जितने भी घर हैं वो आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस कंसीडर नहीं करेगा सीआरए। सीआरए कहता है जितने बाकी सारे घर हैं ना आपके, वो सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो सब वो जब बेचेंगे तो उसके ऊपर आपने गेन पे करना है, टैक्सेबल कैपिटल गेन पे करना है उसके ऊपर। सिर्फ राइट। एक और घर, आप सिर्फ एक घर कर सकते हैं एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस। राइट, थैंक यू। जी। जी, और की क्वेश्चन करना चाहता है तो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट स्लिप्स के ऊपर चलते हैं। एनीवन अच्छा, एल्स? मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। फॉर एग्जांपल वो ओंटारियो से मूव कर रहा है अल्बर्टा की तरफ। हम्म। अच्छा, उसका जो घर था वो उसी टाइम सेल कर लेता है या अभी नहीं कर रहा? हाँ और हाँ। मीनवाइल वो अल्बर्टा में जाके नया घर परचेज कर लेता है। फिर वो हम्म। कहता है कि मैं अल्बर्टा वाले घर को मैं प्रिंसिपल रेजिडेंस कहूंगा। हम्म। और उसी सेम ईयर में अगर वो ओंटारियो वाला घर भी सेल कर देता है, देन क्या सिनेरियो होगा? देखिए ना, आप क्लाइंट बन के आ गए मेरे पास, माशाल्लाह, वेरी गुड सिनेरियो बनाया, अच्छा बनाया आपने। अब मैं आपको एक क्लाइंट की को जिस तरह आंसर करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखें, अगर कोई क्लाइंट ये कह रहा है जी कि मेरा एक घर यहाँ ओंटारियो में है, मैं अल्बर्टा चला गया, मैंने अल्बर्टा में भी घर ले लिया है, आपने सबसे पहले क्लाइंट को कहना है, भाई देखें सीआरए कहता है जी सिर्फ एक घर ही प्रिंसिपल रेजिडेंस आप रख सकते हैं, दो नहीं रख सकते। पहली बात तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देनी है उसको, पोलाइटली, लेकिन सख्ती के साथ नहीं, क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी। तो उसे आपने कहना या आप अल्बर्टा वाला बना लें या ओंटारियो वाला बना लें, चॉइस इज योर्स।
एक ही घर को हम एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस रिपोर्ट करेंगे आपकी टैक्स रिटर्न में। अगर वो अपना अल्बर्टा वाला घर जाते हैं साथ ही इमीडिएटली अल्बर्टा वाला घर डिक्लेयर कर देता है एज ए प्रिंसिपल रेसिडेंस, तो जो ओंटारियो वाला घर है अगर वो उसको सेल कर देता है तो उसके ऊपर से कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सीआरए 1 साल का मार्जिन देता है आपको प्रिंसिपल रेजिडेंस के ऊपर भी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने घर चेंज करना, आपको 1 साल चाहिए शिफ्टिंग के लिए। वह इतना एक जो 1 साल का पीरियड है 365 डेज को कंसिडर कर लेता है। ठीक है यासिर साहब, तो उस सूरत में भी गॉट इट आपको सर। टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक ओके। प्रोफेशनल एडवाइस है, अगर क्लाइंट पूछे तो इस तरह से आपने उसको बताना है, और ये सब चीजें लिखी हुई हैं सीआरए की वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है जी। तो अगर, लेकिन अब सवाल ये है कि किस में वो चला गया, दूसरे सूबे में, अल्बर्टा में, और उसने डिक्लेयर कर दिया अपना घर 21 वाला एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस, लेकिन उसने जो है अपना ओंटारियो वाला घर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस। सिर्फ एक ही कर सकते हैं ना, अल्बर्टा वाला कर लिया, उसको उसने कंसिडर कर लिया कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब वो उसको बेच रहा है 23 के अंदर, तो 23 में जाकर जब वो बेचेगा तो 21 से लेकर 23 तक का जो उसका डिफरेंस होगा, जो उसकी मार्केट वैल्यू में चेंज आएगा, उसके ऊपर वो कैपिटल गेन पे करेगा, टैक्स पे करेगा। ठीक है, समझ गया। जी किसी और का क्वेश्चन? जी, इसमें एक चीज और बताइएगा कि अल्टीमेटली जब हम इस तरह की सजेशन दे रहे होंगे कि कौन सा वाला घर रखना है कौन सा नहीं, तो उसकी असेसमेंट भी तो देखनी है कि वो अगर फॉर एग्जांपल दोनों रिटेन करता है हम्म जो हमारा कस्टमर है, और अब उसकी वैल्यू का डिफरेंस है, और उसका टैक्सेस का भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंस यकीनन होगा दो डिफरेंट प्रोविंसेस में। हम्म। तो उस सूरत में हमारे पास कोई ऐसी डिटेल या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम उसको गाइड कर सकें कि ये आप रिटेन कर ले एज ए प्रिंसिपल, और इसको आप रेंटल में ले जाएं। देखिए तो मैं एक क्या बात को आपको इस मैं एक बात करता हूँ आपको, आपने कभी भी ये एडवाइस क्लाइंट को नहीं देनी। अगर आप इतने पास इतना टाइम नहीं है, आपने इतनी डिटेल में क्लाइंट के साथ नहीं जाना। जो लोग जो कनाडा में रह रहे हैं ना लोग भाई, एहसन साहब, उनको तकरीबन, वो भी काफी ऑर्गेनाइज लोग हैं, उनको काफी चीजों का पता होता है। आपने सिर्फ उसको टू द पॉइंट सीआरए के मुताबिक बताना है कि सीआरए कहता है कि एक घर आप रख सकते हैं। अब आप चूज करें कि आपका कहाँ पे, आप उसे पूछें, ये पूछें कि आपका क्या मतलब है, जहन है कि क्या आप अल्बर्टा में ही रहना चाहते हैं, तो फिर अल्बर्टा को करें। अगर आपने वापस आना है तो फिर आप इसका इलेक्शन फाइल करें, इस घर का जो ontario वाला है, 3 साल के लिए आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन जो आपका अल्बर्टा का घर है वो फिर आपको उसको उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब उसको बेचेंगे। तो दोनों सूरतों में, चाहे वो ओंटारियो वाला घर हो या अल्बर्टा वाला, दोनों सूरतों में कोई एक तो उसको एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस रखना पड़ेगा और एक को इन्वेस्टमेंट शो करना पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में उसको किसी एक के ऊपर लाजमी गेन पे करना पड़ेगा, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स पे करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू पे जाएंगे राइट। प्रॉपर्टी की, उसको इस तरह से करेंगे तो वो आपके लिए मसला है फिर। क्योंकि हम जो चलते हैं ना, हम चलते हैं टू द पॉइंट राइट। क्लाइंट के साथ और सीआरए की रूलिंग को सामने रखते हुए। सही। क्योंकि वो जो काम है ना जो आप कह रहे हैं, वो रियल्टर का काम है, रियल्टर बताता है, वो हमारा काम नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही समझना चाह रहा था कि आया कि हमें उस गाइडेंस की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, जी ठीक हो गया। क्योंकि वो रियल्टर वैल्यूएट करता है ना कि इसकी फिर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इस प्रॉपर्टी की कम है, आप इस तरह कर लें, वो रियल्टर से ले। और अगर कोई हमसे कैपिटल गेन की टैक्स प्लानिंग करवाना चाह रहा है इस चीज की कि अच्छा यार ये घर है, इसकी अभी फिर मार्केट वैल्यू ये है, इसकी ये है, तो अब मुझे बताएं कि टैक्स किस पे ज्यादा बनता है, तो हम उसकी डमी 2 रिटर्न्स बनाएंगे सेपरेट, एक अल्बर्टा वाले की सेल के साथ बनाएंगे, एक ओंटारियो वाले की। लेकिन उसके हम पैसे चार्ज करेंगे उसको, हम बताएंगे जी अगर आप वो बेचते हैं तो इतने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप ये बेचते हैं तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब फिर वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी फिगर्स हम उसी से ही लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू अप्रेजल रिपोर्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो क्लाइंट ही हमें लेके देगा। एक्रीडेटेड अप्रेजर जो फर्म्स हैं उनकी, वहां पे जो कंपनीज हैं, उससे वो लेगा, और वो उसकी एक अप्रेजल रिपोर्ट जनरेट करने के ऊपर 1500 $2000 चार्ज करते हैं वहां पे। ठीक है जी, मेरा ख्याल है काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर हो गए हैं। फर्दर चलेंगे तो टाइम थोड़ा पीछे रह गया, 45 मिनट्स रह गए। कोई सर और एक छोटा सवाल है? सा क्वेश्चन है। जी 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 अस्सलाम पूछे। वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम, रिजवान नाम है सर मेरा। जी रिजवान मेरी भी साहब। आज पहली क्लास थी है। जी जी। सर ये बताएं, रेजिडेंट स्टेटस के लिए ओनली December 31 पे वो जहाँ जिस प्रोविंस में है उसी पे कंसिडर किया जाएगा, या कोई और भी क्राइटेरिया इसमें कंसिडर किए जाएंगे फॉर द रेजिडेंट स्टेटस? इसमें एक ही प्रोविंस पे आपने फाइल December 31 पे जहाँ पे वहां पे आपने रिटर्न फाइल करनी है बस। उसी प्रोविंस में वो कंसिडर किया जाएगा? ओके। जी जी। ओके। जो अगर वो एग्जिट के टाइम पे जब वो इमिग्रेंट हो रहा है ई वाला इमिग्रेंट जब इमिग्रेंट हो रहा है, उस पे जो उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू डीम डिक्लेयर की है, डीम कैपिटल गेन फाइल किया है, डीम ठीक है। डिस्पोज की है, डीम डिस्पोज हाँ, जी। डीम डिस्पोजिशन के बाद जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया होगा उसने, अब वो सब्सिक्वेंटली जब वो एक्चुअल सेल करता है और उस वक्त अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर होती है, हम्म। तो वो डिफरेंशियल अमाउंट को उसको सेपरेटली पे करना पड़ेगा, कैपिटल हाँ गेन। जी। ऑब्वियसली जिस टाइम उसने डीम डिस्पोज किया जिस टाइम पर उस फिर वो हाँ, उसकी कॉस्ट बेस बन जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने अंडरस्टैंड 2015 में एक अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टी ली है 100 रुपए की, मिसाल देता हूँ। फिर आपने 21 में उसको डीम डिस्पोज किया है जाके छोड़ते हुए कनाडा, उस टाइम उसकी वैल्यू 300 थी। अब 23 में बेच रहे हैं, एक्चुअल डिस्पोजिशन हो रही है 23 में। 23 में उसकी वैल्यू अब है 300 है। तो वो 100 से 200 पे गई उस टाइम पे 21 में। अब आप 300 में से 200 को माइनस करेंगे, ना कि 100 को। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसका बर्डन कम हो जाएगा, वन टाइम नहीं पे करना पड़ेगा उसको, हम्म। वो रिड्यूस, ठीक है ना। लेकिन अगर जी। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू किसी वजह से डाउन हो जाती है तो उसमें भी उसको हम्म। क्रेडिट मिल सकता है, आई गेस। असल में बेनिफिट इसलिए है डीम डिस्पोज करने का कि अगर आप जब कनाडा से बाहर चले जाते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं कनाडा के। तो उस सूरत के हाँ, अंदर जब आप नॉन रेजिडेंट होते हैं तो आप फिर प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से बेच नहीं सकते, उसकी बहुत डिफरेंट कंप्लाइंसेस हैं। फिर सीआरए हाँ, कहता है जी फ्रीक्वेंट आपने डिफरेंस। प्रॉपर्टी बेची है तो सेल का आप 40% हमारे पास रखवाएं पहले। हम्म। तो अगर वो आई कैन पहले ही अंडरस्टैंड। तो ये कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट नहीं है उसमें कुछ। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। वो हम उसकी तरफ हम्म, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस, वो इसका पार्ट ही नहीं है। इस अच्छा। इस क्लास का पार्ट नहीं है वो। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज My प्रोसीड। pleasure। जी जी। और कोई? चलिए जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अब अपना स्लिप्स के ऊपर आते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। स्लिप्स का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, आप इसको देखते जाएं। आप अपने तौर पर इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी आपने खुद से पढ़नी है, ये आपकी असाइनमेंट है इसकी। अच्छा जी। 1 सेकेंड। अच्छा जी, ये देखें, ये T4 स्लिप है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सारी जो स्लिप्स हैं मिल जाएंगी आसानी से। आप ये लिंक मैं शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ चैट में, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने पास इसको। और यहाँ पे जाके आप ये सारे लिंक्स को सारी की सारी जो जितनी भी स्लिप्स हैं उनको टिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीआरए की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाने जा रहा हूँ और वहाँ पे हम इनको वन बाय वन डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले T4 स्लिप होती क्या है? T4 स्लिप बेसिकली जो है वो रेम्यूनरेशन के लिए जो है वो पे की जाती है, जो जनरली जो है वो पे। अ T4 स्लिप आइडेंटिफाइज ऑल ऑफ द रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मींस 2021, 2022, 2023। You can get a form T4 slip in a PDF or PDF fillable savable format to file on paper। तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं गाइड करता जो यहाँ पे। जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं कनाडा के अंदर, जब आप वो आपको रेम्यूनरेशन दे रही है, सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, वो यहाँ पे आपको मंथली पे स्टब्स इशू करती है। सबसे पहली बात, मंथली पे स्टब्स इशू करती है। उसके बाद उन सारी पे स्टब्स को कंबाइन करके जो इनका पेरोल सिस्टम होता है उसमें रिपोर्ट किया जाता है। उसमें कौन कौन सी चीजें रिपोर्ट की जाती हैं वो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। मैं इसलिए यहाँ से नहीं दिखाना चाह रहा था उस वेबसाइट से कि यहाँ पे ना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ये ब्लर है। तो अब इस स्लिप को हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे जरा क्लीन है। सपोज आईटीसी बाहर कनाडा में कॉरपोरेशन है, आईटीसी कॉरपोरेशन कनाडा, ठीक है। उसमें यासिर साहब जो अब हमारे जो मेन अब यहाँ पे हैं एम्प्लॉय, वो यासिर अब्बासी साहब ही हैं, ठीक है। यासिर अब्बासी साहब जो हैं आईटीसी में जॉब करते हैं कनाडा में, कनाडा की कॉरपोरेशन है, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट, ठीक है। और उनकी जो 2021 की या 2022 की जो सैलरी है वो $60,000 है। उसके ऊपर जो एम्प्लॉयज सीपीपी जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है वो 3,220 है। मैंने पहले पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि कनाडा पेंशन प्लान की कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है।
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने सीपीपी की कंट्रीब्यूशन लाजमी करनी होती है। ठीक है जी। तो 14 नंबर बॉक्स के ऊपर, अब इसमें एक चीज और आपके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जितनी भी स्लिप्स है ना, इनकी सबसे खूबसूरत बात ये है, ये इंतहाई आसान है समझना, इसलिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सब बॉक्सेस दिए हुए हैं। जब आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी बॉक्सेस दिए होते हैं उन्होंने। एक सेकंड ठहरे, मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी दिखा दूं यही स्लिप। अच्छा जी, शेयर। अच्छा, वो जो स्लिप आएगी आपके पास, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सॉफ्टवेयर की? जी हो रही है। अब देखिए, मैंने T4 की यहाँ पे भी स्लिप ओपन कर ली है। एक स्लिप वो है जो एम्प्लॉयर ने सीआरए को सबमिट करवा दी एम्प्लॉय के बिहाफ पे कि हमने इतनी इनकम दी है, इतना सीपीपी डिडक्ट किया है, इतनी इंश्योरेंस डिडक्ट की है। अब वही सेम फॉर्मेट से यहाँ पे भी आ गया आपके पास सॉफ्टवेयर में, स्टेटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड। तो आपने करना क्या है, सिर्फ बॉक्सेस बाय बॉक्सेस फिगर्स उठानी है, यहाँ रिपोर्ट कर देनी है आपने यहाँ पे, और ये खुद ही वहां पे कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सीपीपी क्या होता है, ये क्या होता है, आरपीपी क्या होता है, पेंशन एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, एम्प्लॉय पीपीआईपी क्या होता है, ये सारी बहुत सारी चीजें। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बॉक्सेस ही फिल हों। 14 होता है मोस्टली, 16 होता है, 18 फिल होता है। अगर आपने आरबीपी और आरआरएसपी में फर्क क्या है? आरआरएसपी वो है जो आपने खुद से करनी होती है, खुद से आप बैंक में जाते हैं, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान का अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहां कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। ये आरपीपी है, रजिस्टर्ड पेंशन प्लान, लेकिन ये एम्प्लॉयर के थ्रू होती है। इसमें आधी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, आधी जो है आपका एम्प्लॉयर करता है, इसकी रेशियो होती है। ठीक है। तो ये फिर आपके T4 स्लिप के ऊपर रिपोर्ट होती है, वहां से आपने वो अमाउंट उठानी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डाल देनी है। वापस उसी स्लिप पे चलते हैं फिलहाल, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ स्लिप्स को समझना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बॉक्सेस का मैं इस यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे लेके आया था। अच्छा जी, ये स्लिप है, इसमें 14 नंबर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट इनकम है, 16 नंबर के ऊपर एम्प्लॉय सीपीपी है, कनाडा पेंशन प्लान है। ये सारी जो मैंने आपको लिंक भेजा आपने खोलना है, इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, T4 की स्लिप आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी कि बिजनेस नंबर, एम्प्लॉयर का बिजनेस नंबर जो है वो आ जाएगा। फिर सोशल इंश्योरेंस नंबर एम्प्लॉय का आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, जो हमने वहां दिया था आईडी पेज फिल करते हुए यासिर साहब का। उसके बाद उसकी टोटल पूरे साल की इनकम आ जाएगी बॉक्स 14 के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट इनकम। फिर 16 के ऊपर जो पूरे साल की उसने पेंशन की कंट्रीब्यूशन की है उसके एम्प्लॉयर ने, या बाकी वो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद एम्प्लॉय क्यूपीपी, क्योंकि आप क्यूबेक में है ही नहीं, तो क्यूबेक पेंशन प्लान यहाँ फिल नहीं होगा, ये हमेशा नॉर्मली एम्प्टी होगा। अगर अगर आप क्यूबेक में रहते हुए काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, तो फिर आपका क्यूपीपी भी डिडक्ट होगा आपकी सैलरी में, क्योंकि क्यूबेक कहता है अलग से मेरा सारा मामला अलग है, वहां की पेंशन का भी सिस्टम अलग है, क्यूबेक का फाइलिंग का सिस्टम भी अलग है। बाकी सारे जो प्रोविंसेस हैं वो फेडरल के साथ इल्हाक हैं, ये नहीं है, कहता जी मेरा सारा मामला अलग। उसके बाद एम्प्लॉय की ईआई प्रीमियम जो है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वो भी जाती है वहां पे, ये मैंडेटरी है। अगर आप जॉबलेस हो जाते हैं तो फिर आपको घर बैठे पैसे मिलते हैं, जो आपने प्रीमियम पे किया होता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करवाई होती है। इसका पर्पस ही ये होता है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का, कि अगर आप जॉबलेस हो जाए, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसके थ्रू जो कंपनी आपको रजिस्टर्ड करती है, वो कंपनी फिर आपको पैसे देती है। फिर आरपीपी, रजिस्टर्ड पेंशन प्लान, इसकी कंट्रीब्यूशन। फिर 52 पे पेंशन एडजस्टमेंट, एम्प्लॉय पीपी आईपी। तो ये डिफरेंट जो है वहां पे कंट्रीब्यूशन प्लान है। तो पीपीआईपी भी कभी भी नहीं आता, नॉर्मली कभी नहीं आया,
उसके बाद 2022 के ऊपर आता है इनकम टैक्स डिडक्टेड, जो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है आपकी सैलरी के ऊपर, वो आ जाएगा। ये मैंने खुद फिल की है स्लिप, सिर्फ आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। फिर ई आई इंश्योरेबल अर्निंग, इसका भी क्राइटेरिया है। देखिए सीपीपी जो है, अब इसका करंट रेट है 5.95 2023 का, और जो ई आई है उसका पूरा एक स्लैब रेट है। आपको इसलिए इन चीजों में इतनी डिटेल में नहीं जाना, इस T4 की जो कैलकुलेशन है वो बनती कैसे है, ये इसका मामला है। आपको नाउ हाउ होनी चाहिए, लेकिन आपने T4 स्लिप बनानी नहीं है, आप टैक्स प्रिपेरर हैं। ये काम है पेरोल डिपार्टमेंट का। पेरोल डिपार्टमेंट को पता होता है कि अच्छा जी ईआई की क्या क्या स्लैब रेट्स हैं, किस तरह से ईआई की कैलकुलेशन होती है, सीपीपी की किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। जब आपके पास क्लाइंट ने है ना, उसने बनी बनाई T4 स्लिप आपको लेके ला के देनी कि जी ये T4 स्लिप है। नॉर्मली काम कौन कर रहे होते हैं, जो कॉर्पोरेशन के अंदर पेरोल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, और वो ये सबमिट करवा रहे होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह फिर ई आई इंश्योरेबल अर्निंग्स, ये सिर्फ दो अमाउंट सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट कर लेता है, खुद ब खुद। जब आप बाकी फिगर्स डालेंगे ना 14, 16, 18, 2022, तो ये दो फिगर्स वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा सॉफ्टवेयर में। और वो आपका काम है बस इस फिगर्स को उनके साथ मैच कर लेना। और अगर आपके पास वो वाली ऑप्शन है कि आप सीआरए से कनेक्ट करके ऑटो फिल कर रहे हैं, फिर तो ये भी जरूरत नहीं है आपको। फिर आपने एक साइड पे ये स्लिप ओपन करनी है, एक साइड पे वो सीआरए वाली ओपन करनी है सॉफ्टवेयर में। आपने बस क्रॉस मैच करना है इसको, लेकिन क्रॉस मैच लाजमी करना है आपने हमेशा। अगर कोई डिफरेंस आता है किसी फिगर का, तो आपने क्लाइंट को जो है उससे पूछना जी ये डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है। फिर वो आपको बता देगा क्लाइंट की जी अच्छा जी यहाँ पे क्या वजह थी, कि इसलिए डिफरेंस आ रहा है कि उन्होंने बाद में T4 की एक एडजस्टमेंट फाइल की थी, बाद में अमेंडमेंट फाइल की थी। ये जो आप आपके पास सिस्टम में आ रही है ये अमेंडमेंट है, जो मैंने दी है वो पुरानी T4 है। तो सम टाइम वहां पे अमेंडमेंट भी फाइल कर देते हैं, अगर आपने इनकम कम रिपोर्ट कर दी या ज्यादा रिपोर्ट कर दी, उसको ठीक करने के लिए T4 की अमेंडमेंट भी फाइल हो जाती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न्स होती हैं बेसिकली, जो अकाउंटेंट नहीं करता, पेरोल डिपार्टमेंट कर रहा होता है, ये वाली T4। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये व्हाट टू रिपोर्ट, इसके ऊपर क्या क्या रिपोर्ट होता है। सैलरी और वेजेस, टिप्स और ग्रेचुटीज। अच्छा, ये जो टिप्स बेसिकली क्या होती है, आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, आपको टिप्स मिल गई हैं, या आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया है इन टर्म्स ऑफ कैश और मनी, तो वो भी आप लोगों ने, वो कनाडा कहता है जी कि ये भी टैक्सेबल है, आपने टैक्स करवाने। अगर आपके एम्प्लॉयर ने बोनस दे दिया आपको, वो भी टैक्सेबल है। फिर वेकेशन पे मिल गई है, वो भी टैक्सेबल है। एम्प्लॉयमेंट कमीशन मिल गई, वो भी टैक्सेबल है, वो भी T4 पे रिपोर्ट होंगी। ये सारे के सारे इनकम, ये जो हेड्स हैं जिनके ऊपर ग्रीन टिक लगे हैं, सारे के सारे T4 के अंडर रिपोर्ट होंगे, T4 स्लिप में। क्रॉस और इंश्योरेबल अर्निंग्स भी यहाँ आएंगी, टैक्सेबल बेनिफिट्स और अलाउंसेस भी यहाँ आएंगे, रिटायरिंग अलाउंसेस भी इधर आएंगे, डिडक्शन भी इधर ड्यूरिंग द ईयर भी इधर आएगा। पेंशन एडजस्टमेंट, पेंशन इनकम नहीं, पेंशन एडजस्टमेंट भी यहाँ पे आएगी आपकी। सिक्योरिटी ऑप्शंस, बेनिफिट्स, मैं इसके भी लिंक जो है, सारे के सारे जो ग्रुप बनेगा आज की क्लास के बाद, मैं सारे के सारे लिंक वहां भेज दूंगा। आप खुद से भी इसको इन डिटेल पढ़ सकती हैं, और फिर क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो इसमें आपको खुद से भी एफर्ट थोड़ी पुट करनी पड़ेगी। खुद से भी आपको एक दफ़ा डिटेल से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चला जाऊंगा, तो फिर हम कभी भी ये 30 क्रेडिट आवर्स के अंदर एक कोर्स कवर नहीं कर सकते। फिर हमें कम से कम 200 क्रेडिट आवर्स चाहिए कवर करने के लिए। ठीक है जी। तो आसान जो चीज़ है वो ये है कि आपने सिर्फ मोटा मोटा चीता चीता समझ लेना है कि सीपीपी क्या होता है, ये क्या होता है, इनकम टैक्स रिडक्शन क्या आ रही है, सारा कुछ जो आ रहा है, वो सब जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी आपने एज इट इज़ उन बॉक्सेस नंबर को देखते हुए जाकर आपने सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट कर देनी है, और सॉफ्टवेयर खुद ही वो कैलकुलेट कर लेगा। अब सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे प्रोविंस की डिडक्शन कहाँ पे आ रही है। ये तो चले आपने बता दिया इनकम टैक्स रिडक्शन आ गई है, तो प्रोविंस की कहाँ पे है। तो आपको मतलब बताता चलूँ कि यहाँ पर प्रोविंस और फेडरल दोनों डिडक्शन एक ही बॉक्स में आती है 22 में। ठीक है, आपको शो हो रहा है 22 बॉक्स, यासिर साहब यस शो हो रहा है। जी। तो प्रोविंस की और फेडरल की और प्रोविंशियल लेवल की दोनों जो इनकम टैक्स की डिडक्शंस है वो 22 बॉक्स में ही रिपोर्ट होंगी। तो ये है जी आपकी T4 स्लिप, जो एक एम्प्लॉय को इशू होती है। इसके ऊपर की क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्विकली हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स बाकी रह गए हैं और बहुत सारी स्लिप्स जो हैं वो मैंने कवर करनी है अभी। जी पूछें, कोई क्वेश्चन किसी का T4 स्लिप के ऊपर।
जी नहीं मैं सर, नो यासिर प्रॉब्लम। बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था हम्म। कि ये अगर इससे पहले अगर हमें आप कोई भी दो तीन कोई इम्प्लाई होंगे, अगर हम्म। उनकी हमें पे स्लिप्स दे दें, उसकी रीजन ये हम्म। होगी कि वहां जितने इंग्रेडिएंट है पहले हमें ये समझ तो आए ना कि उसकी ग्रास पे कितनी है, उसमें से कौन कौन सी डिडक्शन है। ये वैसे मैं इस क्लास के बाद हमसे आप शेयर कर लें। देखिए पे स्टब्स जो है ना बेसिकली, वो मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकता किसी भी क्लाइंट की, वो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल है जो मेरे पास है। जी आई नो, लेकिन आपको हाँ लेकिन डेमो हमें चाहिए। उसमें डेमो में ये है कि वो, यासिर साहब अगर आप इसको पे स्टब्स पे जाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं, मैं दे दूंगा। उसमें सिंपल ये लिखा होगा कि ये ग्रॉस इनकम है मंथली, इसके ऊपर इतना सीपीपी कटा है, इतना ही कटा है। कोई सारे का सारा मर्ज होके बाद में इस पे रिपोर्ट हो जाता है, पैटर्न यही होता है तकरीबन सेम। लेकिन शक्ल ये नहीं होती ओ, स्लिप की, वो उनका मैनुअल शक्ल जो देसी उनकी होती है अपनी लोकल, जो उन्होंने पे स्टब बनाई होती है, जो हर कंपनी इशू करती है मंथली बेसिस के ऊपर, वो होती है। वो मैं दे सकता हूँ, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी मिल जाएगी आपको बड़ी आसानी से। चले हम सेकेंडली, गूगल कर लेते हाँ सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ यासिर साहब आपको कि ये जो स्लिप है ना T4 की स्लिप, आपने एज इट इज सिर्फ सॉफ्टवेयर में बॉक्स बॉक्स बाय बॉक्स रिपोर्ट कर देनी है। इसमें आपका उतना नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि आप पेरोल का काम नहीं कर रहे, आप टैक्स प्रिपेरर हैं। आपको नो हाउ हो, इट्स फाइन, लेकिन आपने इतनी ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि अच्छा यहाँ पे ये स्लैब रेट लग रहा है ईए का, यहाँ पे ये स्लैब, कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो आप नॉलेज गेन भी कर लें, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने सिंपली हैं। ये चीजें रिपोर्ट करनी है। हाँ जहाँ पे मुझे लगेगा ना कि ये यहाँ पे जो नॉलेज है ये आपको चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मैं खुद कहूंगा आपको जी कि यहाँ पे लें। इस तरह सेक्शन 45 आपने क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन किया था 45(2) और 45(3) वाला, मैंने वो उसको खुशी से आंसर किया है, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट है, वो क्लाइंट को आपको जवाब देना आना चाहिए। लेकिन कभी भी राइट। क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा अच्छा आपको वर्किंग आती है पेरोल की, कभी भी नहीं पूछेगा, आज तक मुझसे नहीं पूछा। जी उनको भी मैं पता है। बेसिकली खुद के पेरोल जीपीआर में भी रहा हूँ। आई थिंक हम्म। ये वो खुद में अपनी एक बहुत बड़ी फील्ड है। एक अलग फील्ड है, तो जी बिल्कुल ऐसे अलग ही है। फील्ड, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लिप है हमारी T4A। T4A और T4 में क्या फर्क है बेसिकली, इसकी स्लिप देख लेते हैं एक बार। देखें ये स्टेटमेंट ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट, एन्युटी और अदर इनकम। ठीक है जी, ये इन जो चीजों के लिए जो नॉर्मली जो है इश्यू की जाती है T4A, पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, और एन्युटी। एन्युटी इज अ काइंड ऑफ पेंशन, एन्युटी को भी हम पेंशन ही कंसिडर करते हैं। एन्युटी और पेंशन में फर्क क्या है कि कोई बता सकता है हमारी क्लास में कि क्या फर्क होता है एन्युटी और पेंशन में? एनीवन? चलिए थोड़ा आपको भी इंगेज करें इसके अंदर। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड एन्युटी? आप अपना जो है वो हैंड रेस करके बता सकते हैं। एनुइटी आई थिंक सो फिक्स होती है, और पेंशन शायद उसमें कुछ ना कुछ एनुअली रेज होता रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। देखिए पेंशन जो है नॉर्मली वो आपको गवर्नमेंट दे रही होती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपने गवर्नमेंट जी के लिए काम किया है, तो आपको गवर्नमेंट एक पेंशन दे रही होती है। उसमें भी आपने पहले कुछ पैसे उनको डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, आपकी सैलरी में से डिडक्शन, और सीपीपी जिस तरह कनाडा पेंशन प्लान है, तो वो आपकी एक होता है एन्युटी, जहाँ पे आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं। आप कहते हैं जी कि ये मैं इतने पैसे जमा करवाता जाऊंगा, फिर एक टाइम के बाद या तो मैं लमसम ले लूंगा आपसे, या फिर एक फिक्स डिपॉजिट, फिक्स अमाउंट जो है मुझे मेरी पूरी लाइफ टाइम मिलती रहेगी। वो एन्युटी होती है बेसिकली। ठीक है जी, तो एन्युटी के लिए। और अदर इनकम के लिए, अदर इनकम के अंदर कमीशन भी आ जाती है आपकी, सर्विस चार्जेस भी आ जाते हैं। तो ये स्लिप है इसकी, इसमें सबसे पहले पेयर्स का नेम आ जाएगा, जिस तरह आईसीटी कॉर्पोरेशन कैनेडा। ठीक है, फिर ईयर आ जाएगा, किस ईयर की जो है वो इनकम वो रिसीव करा, 2022 की, 2023 की। फिर जो है उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो पेयर्स ऑफर डेंटल बेनिफिट्स, ये नॉर्मली फिल नहीं होता, यहाँ पे नहीं आता। पेंशन और सुपर एन्युएशन, पेंशन की अगर अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी, और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आ जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, इसको हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं, इसके बॉक्सेस की, यहाँ पे आकर यहाँ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, a T4A slip identifies amounts paid during the calendar year for certain types of income from many different sources, including self-employed commission, RESP, registered education saving plans,
RESP stands for Registered Education Saving Plans, Educational Assistance Payment. You can get a form T4A in PDF और PDF, ओके ये PDF में भी मिल जाता है. So when to issue, इसको छोड़ देते हैं. अब इसके थोड़ा बॉक्सेस के ऊपर चले जाते हैं. ये देखें जिस तरह वो हमने स्लिप खोली थी, उसने सारी डिटेल दे दी है बॉक्स बाय बॉक्स कि एंटर 4 डिजिट ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी इट मीन्स के 2021 24 डिजिट है ना, 2021 2022. उसके बाद प्लेयर्स नेम आ जाएगा जो आपको दे रहा है. अच्छा, अब फर्क क्या होता है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में और इसमें कि आप एक कंपनी के पास गए या कंपनी कहती है जी आप मेरे पास एम्प्लॉय बन जाए, तो आप एम्प्लॉय बन के आपको टी फॉर स्लिप इशू होगी. आप कहते हैं जी नहीं मैं एम्प्लॉय नहीं बनूंगा आपका, मैं आपको अपनी सर्विसेज देता हूँ, आप उसे मेरी सर्विसेज ले लें. तो उस सर्विसेज के एवज पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी कि मैं 2 महीने के लिए ये सर्विसेज दे रहा हूँ, इसके अंदर मेरा जो एजेंडा है वो ये चीज़ें कवर करने का है, ये चीज़ें डेवलप करने का, ये काम करने का है, या इस टाइम के लिए मैंने इस कंपनी के ऑपरेशंस देखने हैं. तो उसके लिए फिर आपके वो जो रेम्यूनरेशन होता है वो डिसाइड हो जाता है. तो वो फिर आपको T4A की शक्ल में पे किया जाता है. ठीक है जी, T4A की शक्ल में, ना कि T4 में, क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं है, आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं सिर्फ अपनी. फिर रेसिपिएंट का एड्रेस आ जाता है बॉक्स पे, बेसिकली वही जो यहाँ पे सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं उनकी उन्होंने डिटेल बता रहे हैं वो सारे. रेसिपिएंट नेम, ये देखें यहाँ पे रेसिपिएंट नेम एंड एड्रेस. तो इसी बॉक्सेस की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पे नीचे आके. फिर उसी का एम्प्लॉय का सोशल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा. ठीक है जी, बॉक्स 12 के ऊपर. उसके बाद बॉक्स बॉक्स 13 के ऊपर रेसिपिएंट प्रोग्राम अकाउंट. आपने इसको भी यही करना है. जितनी भी स्लिप्स हैं इनकी अच्छी बात ये है कि चाहे वो T4 है, वो T4A है, T4A OAS है, T4AP है, कोई भी है, आपने उनको बॉक्स बाय बॉक्स उठाना है अगेन, और वहां सॉफ्टवेयर में जाके रिपोर्ट करना है. और अगर आपके पास ऑटोफिल के ऑप्शन है, किसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं, बैक ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर तो वो भी मामला आपका आसान हो गया. आपने उसको CR के साथ कनेक्ट करना है, वो सारे के सारे फॉर्म्स ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगे. ठीक है जी. इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कमीशन भी के तौर पे भी ये काम किया जा सकता है. मतलब उस सूरत में भी अगर आप किसी के पास जॉब नहीं कर रहे, आप कहते हैं जी कि मैं आपकी कंपनी की सेल को बूस्ट करूंगा, मैं आपकी मार्केटिंग को करूंगा, लेकिन मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जो सेल के ऊपर जितनी भी सेल होगी उसकी मैं कमीशन लूंगा, तो आपको कमीशन जो मिलेगी उस कमीशन को T4 स्लिप इशू नहीं होगी. उस कमीशन के लिए वही कंपनी आपको T4A की स्लिप इशू करेगी. ठीक है जी. और वो उसके ऊपर इनकम भी डिडक्ट करेगी, टैक्स भी डिडक्ट करेगी, वो भी आपको करके CRA को वो रिमिट कर देगी, जमा करवा देगी. तो ये मोटी मोटी सिंपल सी हैं. आपने करना ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आपने इन तमाम स्लिप्स को, मैं सारे लिंक भेजूंगा, मैं मैनेजमेंट को भेज दूंगा, मैनेजमेंट आपको सारे लिंक भेज देगी, आपने इसको एक दफा देख लेना है. नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको प्रैक्टिकल केसेस पे आऊंगा तो मैं फील्ड आपको ये दूंगा, सारी की सारी स्लिप्स वो ऑलरेडी फील्ड हुई होंगी. आपने फिर क्या, आपको फिर मैं वही स्लिप्स रिपोर्ट करना सिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप देखें इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कौन कौन से स्केड्यूल्स में आ रहा है, रिटर्न में कैसे फ्लो हो रही है, और किस लाइन नंबर पे जाके ये अमाउंट, जो मेन रिटर्न का फॉर्म है वहां कौन सी लाइन नंबर पे जाके ये अमाउंट फ्लो हो रही है. ठीक है जी. तो ये है T4 स्लिप, T4A स्लिप, ये इसका पैटर्न है आपके सामने. और ये बेसिकली किसके लिए होती है, स्टेटमेंट ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट, एन्युटीज और अदर इनकम. अदर इनकम में वो बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, कमीशन, सर्विसेज, सारी चीजें. ठीक है जी. नेक्स्ट जो हमारी स्लिप है वो T4OAS, ये स्पेसिफिकली ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए. अच्छा, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ओल्ड एज सिक्योरिटी भी और पेंशन भी है, ये लोगों को दोनों मिल रही होती हैं. ठीक है. ओल्ड एज जो सिक्योरिटी है वो कनाडा उन लोगों को देते हैं कि वो लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, जो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो गरीब थे, उनके हालात ही बहुत टाइट थे, तो अब उनको भूखा थोड़ी मारना उन्होंने, वो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ओल्ड एज की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो वो सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, पैसे हैं, वो आपको पैसे दिए जाते हैं. ठीक है जी. उसमें आपका सबसे पहले ये इसकी फॉर्मेट है इसका स्लिप का, ऐसी ही स्लिप आपको क्लाइंट देगा T4OAS की. आप फिर अगेन देखें कि हर स्लिप के ऊपर बॉक्सेस नंबर दिए हुए हैं. टैक्सेबल पेंशन पेड कितनी दी, ग्रॉस पेंशन पेड, ओवर पेमेंट रिकवर्ड, नेट सप्लीमेंट्स पेड. अच्छा, जो नीचे नीचे जो उन्होंने ये टर्म्स दी हुई हैं, वरेसमेंट डी, पेंशन इम्पॉसिबल, ये बेसिकली फ्रेंच दिया हुआ, तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना, आपने इंग्लिश को देखना है. ठीक है. तमाम स्लिप्स में 2 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, एक है इंग्लिश, दूसरी है लैंग्वेज है फ्रेंच. आपने इंग्लिश को कंसिडर करना है. ठीक है जी. नेट सप्लीमेंट्स पेड, इनकम टैक्स डिडक्टेड,
क्यूबेक इनकम टैक्स डिडक्टेड। तो सिंपली जो इसमें इस फॉर्म में जो नॉर्मली फिल होता है वो टैक्सेबल पेंशन वाला जो 18 नंबर है वो फिल होता है, और इनकम टैक्स डिडक्टेड वाला जो है ये फिल होता है। आपने इसको उठाना है दोनों फिगर्स को और जाकर सॉफ्टवेयर में डाल देना है। सोशल इंश्योरेंस नंबर होगा, ओल्ड एज सिक्योरिटी नंबर होगा। अगर आप इसका प्रॉपर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन ओल्ड एज सिक्योरिटी के अंडर आ सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जो इसके अंडर, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है गवर्नमेंट खुद ब खुद उनको फिर पैसे पे करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपने बुढ़ापे में जिंदगी सुकून के साथ गुजार सकें। ये उन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो नेट सप्लीमेंट पेड द नेट अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस अलाउंस फॉर द सर्वाइवर और गारंटीड इनकम सप्लीमेंट यू रिसीव्ड इन द ईयर। तो बेसिकली ये क्या है, सर्वाइवर और गारंटीड इनकम, यानी कि गारंटीड मतलब से मुराद ये यहाँ पे ये है कि ये इनकम वो है जो सर्वाइव करने के लिए आपको मिलनी ही मिलनी है। आपकी एज 65 प्लस होगी। अच्छा देखिए, अब कनाडा में जो रिटायरमेंट की एज है, हमारे यहाँ नॉर्मल भी 65 है, वहां पे 65 है, लेकिन सीआरए कहता है ठीक है 65 पे आप रिटायर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, आप मजीद कुछ साल काम कर सकते हैं, तो आप 71 की एज तक काम करें। 71 ईयर्स की एज तक आप काम करें। और जो लोग 71 ईयर्स की एज तक काम करते हैं वहां पे कनाडा में, उनको पेंशन भी ज्यादा मिलती हैं, उनको बाकी बेनिफिट्स भी फिर वो ज्यादा देते हैं। तो जो T4AS स्पेशली जो होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड एज सिक्योरिटीज, यानी बुढ़ापे में गवर्नमेंट जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा, ये अब किस लाइन पे रिपोर्ट होनी है, ये सारा मामला है। अगर आपने इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन की उन्होंने सारी ये डिटेल्स दे दी हैं। अगले ये जो इसका रूलिंग है, जो लॉ है, उसके ऊपर उन्होंने सारी इन डिटेल भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है। द नेट अमाउंट ऑफ एनी स्पाउस allowance granted income supplemented that you receive in the tax year shown in box 21। अब उन्होंने उसी स्लिप को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी आप लोगों ने असाइनमेंट है कि आपने इन सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है। लेकिन अगेन आप याद रखें कि आपने ये नहीं सीखना कि ये स्लिप जनरेट्स किस तरह होती हैं, आपने इनको समझना है, इनकी टर्म्स को समझना है, और आपने फिर इन सारी फिगर्स को उठाकर सॉफ्टवेयर में जाकर रिपोर्ट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्लिप है वो T4AP है। T4AP होती है स्टेटमेंट ऑफ कनाडा पेंशन प्लान। ये प्योरली पेंशंस के लिए होती है। T4A और ब्रैकेट में P का मतलब है पेंशन। ठीक है जी। इसमें ईयर आता है, सीपीपी का बेनिफिट्स। अब सीपीपी जिसने कंट्रीब्यूशन की हुई है उसी को सीपीपी का बेनिफिट मिलना है। जिसने थ्रू आउट द ईयर सीपीपी में कंट्रीब्यूशन की होगी उसी को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं की तो सिर्फ इसको ओल्ड एज सिक्योरिटी मिलेगी, फिर सीपीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। ठीक है जी। लेकिन मैंडेटरी है। अगर आप जो है रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कनाडा में, बहुत कम लोग हैं, बहुत जो ज्यादातर विलेजेस में रहते हैं या इस तरह के एरियाज में जहाँ पे इतना नहीं है, रुझान नहीं है, इतनी वो मतलब पोटेंशियल मार्केट नहीं है, जहाँ पे इस तरह कोई हब नहीं है, तो वहाँ पे लोग कर जाते हैं। और फिर वो लोग बाद में जब रिटर्न्स फाइल करते हैं, जब सीआरए को रिपोर्ट करते हैं अपनी सारी डिटेल्स, तो फिर सीआरए उन्हें कहते हैं जी कि आपकी इतनी पेंशन है, आप ये जमा कराएं। अगर वो कहते हैं जी कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम फाके मार रहे हैं, तो फिर वो सीपीपी लेने की बजाय उनको बाद में ओल्ड एज में जाकर ओल्ड एज सिक्योरिटी पे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो हर तरह के लोग हर जगह पे हैं। कनाडा का मतलब ये नहीं कि वहाँ सारी अमीर है, उधर भी गरीब लोग हैं। फिर नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स रिटायरमेंट आ जाएगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड आ जाएगा, और सोशल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा। अब इन्हीं बॉक्सेस को आपने उठाना है। सॉफ्टवेयर में ऐसी एक स्लिप होगी, वहां जाके आपने ये सारी फिगर्स रिपोर्ट कर देनी है। ठीक है जी। ये पेंशन के लिए ये स्लिप। इसमें और बाकी भी डेथ बेनिफिट भी होता है इसके अंदर। मतलब आप अगर मर जाते हैं वहां पे, मतलब आप नहीं, क्लाइंट जो टैक्स पेयर है, अगर उसकी डेथ होती है तो उस पर भी गवर्नमेंट $2500 देती है डेथ बेनिफिट। कनाडा में $2500 पे करती है, $2500। वो अभी इसी स्लिप पे इशू होती हैं T4AP पे, और वो होते हैं उसकी तदफीन के लिए, सारी चीज़ों के लिए की मद में गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो अपनी जेब से दे रही होती है। वही जो आपने ये सीपीपी की जो बेनिफिट है, जो आपने कंट्रीब्यूशन की होती है आप पूरी लाइफ में अपनी, उसी के अंदर से सीआरए जो है वो आपको निकाल के $2500 दे देता है। और बाकी पैसे जितने भी होते हैं लमसम, जो भी एज पर विल जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं फिर उसके बाद लमसम।
नेक्स्ट स्लिप है जी हमारी T4E, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट। ये वही वाली स्लिप है इन केस कि आप EI पे कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और आप जॉबलेस हो गए, अब आपको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर अब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है या अगर वो गवर्नमेंट की बॉडी है जिसके साथ आप इल्हाक थे, जहाँ पे आप अपना वो आपने वो ली थी, आप प्रीमियम पे कर रहे थे, अब वही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी जब तक आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो उस सूरत में कनाडा ने कहा जी कि ये एक स्टैंडर्ड्स है स्लिप, ये आपने जो है फाइल करनी है। किसने फाइल करनी है? उस कंपनी ने, जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ये पैकेज दिया था उसको, एम्प्लॉय को, जिसको कंपनी के थ्रू जिसको वो EI पे कर रहे थे। अब उसकी जॉब चली गई है, तो जो भी पैसे वो पे कर रही है उस एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कंपनी उसके टफ टाइम में, तो वो जितनी भी उसने टोटल पे किया, टोटल बेनिफिट पे किया उसको, वो सारा का सारा इस फॉर्मेट पे रिपोर्ट करेगी वो CRA को, इंश्योरेंस कंपनी। और बाद में ये रेंट के ऊपर जब रिटर्न फाइल करेगा तो इसी T4E की स्लिप को वो अपनी रिटर्न में फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और मजीद देख लेते हैं। इसमें भी उन्होंने सारे बॉक्सेस दे दिए हैं, टोटल बेनिफिट्स का दे दिया है, रीपेमेंट रेट दे दिया है। इफ बॉक्स 7 शोज अ रेट ऑफ 30%, कंप्लीट द रीपेमेंट चार्ट ऑन योर T4E स्लिप टू कैलकुलेट हाउ मच ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट यू हैव टू रीपे। ठीक है जी, इफ बॉक्स 7 शोज अ रेट ऑफ 30%। अच्छा जी, बॉक्स 7 देख लेते हैं यहाँ पे आके। ये बॉक्स 7 है, अगर इसका रेट 30% वो शो कर रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है जी कि अगर 30% है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। टोटल बेनिफिट्स पेड, ये वही है जो आप जब आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आपने इंश्योरेंस करवाई थी, वो आपकी टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। तो इसको भी आप डिटेल टैक्स एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स भी उन्होंने दे दिए हैं, T90 हैं या डिफरेंट फॉर्म्स का वो रेफरेंसेस भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो वो सारे के सारे फॉर्म आप मजीद लाइन नंबर 119 इसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मैं रिटर्न बनाऊंगा तो तब मैं आपको तमाम चीज़ें ये सारी की सारी वहाँ पे एक बार फिर गो थ्रू करवाऊंगा, और ये स्लिप्स दोबारा की दोबारा, अब ये स्लिप्स बार बार आती रहेंगी हमारे इस पूरे कोर्स में। जब मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको, तो मैं कोई ना कोई स्लिप्स आगे पीछे करके आपको एंटर करके बार बार, एक बार पहले तो हम प्रॉपरली इसकी स्लिप्स को हम रिपोर्ट करेंगे, स्पेसिफिक जो मेरा एक लेक्चर होगा इसके ऊपर, फिर उसके बाद जो बाकी लेक्चर्स होंगे उसमें भी कोई एक ना एक स्लिप में उठाता रहूंगा ऐसे ही रैंडमली, ताकि आपको याद दहानी करवाने के लिए, रिपीट करवाने के लिए। कभी कोई T4E उठा ली, कभी कोई और स्लिप उठा ली, कभी कोई और उठा ली, टॉपिक वो नहीं होगा, लेकिन एक आधी स्लिप में इसलिए उठाऊंगा ताकि आपको रिवीजन होती रहे, आपको याद दहानी के लिए। आपने इन स्लिप्स के नाम भी याद कर लेने। T4E आपको पता होगा, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ठीक है, ये फिल वक्त मुश्किल लगेंगे आपको याद करना, लेकिन जब आप इस फील्ड में प्रॉपरली आ जाते हैं तो फिर मुश्किल नहीं होता। ठीक है, जो नॉर्मली स्लिप्स चलती रहती हैं उनको आप, वो आपको याद हो जाती है कि अच्छा T4AP इसके लिए, T4OS इसके लिए, T4E इसके लिए, T4 इसके लिए है। ठीक है, तो वो आपको खुद ब खुद स्लिप्स याद हो जाएंगी। जो मेन चीज़ है वो है कि आपने बॉक्सेस से नंबर उठाकर वहां पे सॉफ्टवेयर में डाल दें। T4E भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी स्लिप है वो T4RIF। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये थोड़ी समझने वाली चीज है। पहले इस स्लिप को समझने से पहले मैं ये बता दूं कि RRSP क्या होता है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स। रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स बेसिकली ये है कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी कहती है आपको जी ठीक है, आप अपने लिए कुछ पैसे बचाएं अभी से, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी आखिरी जिंदगी के लिए, अपने जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए। और वो कहते हैं, CRA कहता है कि जी ठीक है, आप जो पैसे इस RRSP कंट्रीब्यूशन में रखेंगे उसकी एक रेट है। यानी अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, $1 लाख है, तो उसका 18% अप्रोक्सीमेटली जो है, आप ये वो वाली इनकम है जो एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं। ठीक है जी, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क ये होता है, जो आप यूं कह लें कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड होगी, ये वो इनकम है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको अर्न करने के लिए। पैसिव इनकम्स वो होती है जैसे आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड्स आ रहे हैं, या पेंशन है वो भी एक्टिव नहीं रहती, वो भी पैसिव हो जाती है। ठीक है, तो सारी पैसिव इनकम्स के ऊपर आप कभी भी RRSP कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा एक्टिव के ऊपर करते हैं।
एक्टिव इनकम्स के ऊपर, जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है या बिजनेस इनकम है। तो फॉर इंस्टेंस आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो $1 लाख थी 2020 में, आपने टैक्स पे किया, 18,000 का आपका रूम बन गया, कि 18% ऑफ द $100,000 विच इज 18,000। तो अब आप 2022 में जब रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सीआरए कह रहा है कि जी ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, 18,000 तक अपने सेविंग प्लान में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये भी जब मैं आपको टैक्स रिटर्न बनाना सिखाऊंगा तो एक नोटिस ऑफ असेसमेंट के ऊपर भी आपने देखना होता है कि नोटिस ऑफ असेसमेंट के ऊपर वो रूम दिया होता है उन्होंने, ठीक है जी। तो वो उस रूम को भी हमने देखते हुए एंटर करना होता है टैक्स रिटर्न में, और फिर जो कंट्रीब्यूशन वो करेगा आरआरएसपी में, उसकी स्लिप अलग से होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आरआरएसपी की स्लिप भी दिखा दूंगा आपको, जो कि बैंक इशू करता है, वो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर सीआरए के, और वो उसमें कुछ चेंजेस भी होती हैं, वो ज्यादातर सेम नहीं होता। लेकिन T4 RIF और T4 RSP इनके फॉर्मेट्स पहले से ही डिसाइड है, सीआरए ने डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन की जो स्लिप होती है वो वेरी करती है बैंक टू बैंक, ठीक है। अभी फिलहाल हम टॉपिक भी रहते हैं। तो T4 RIF क्या होता है, जब आप 71 क्रॉस कर जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, और वही आरआरएसपी की सारी इनकम जो आपने जमा करवाई होती है, फिर वो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स की या मंथली बेसिस पे आपको मिलना शुरू हो जाती है आपकी रिटायरमेंट के बाद। तो उस सूरत में फिर T4 RIF की स्लिप इशू होती है। ठीक है जी, ये स्लिप है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है T4 RIF का। ये आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी। इसमें भी उन्होंने रखा हुआ है अमाउंट डीम्ड रिसीव्ड बाय द एन्यूटेंट्स, अगर वो डिजीज्ड है या अगर उससे कोई डिसेबिलिटी का मसला है या कोई इशू हो जाता है उसको बाद में, तो उस सूरत में भी ये बॉक्सेस जो है यूज होते हैं 18 और 20। अदर इनकम और डिडक्शंस आ जाएंगी, एक्सेस अमाउंट आ जाएगी, स्पाउसल और कॉमन लॉ, पार्टनर RRIF, अगर एक पार्टनर मर गया उसकी भी पेंशन इनकम थी, उसने भी अपना अकाउंट खुलवाया हुआ था, तो वो मर्ज भी कर सकते हैं बाद में। जो सर्वाइविंग पार्टनर होगा, जो सर्वाइविंग स्पाउस होगा, जो बच गया जिंदा, वो मरे हुए स्पाउस का, डिजीज स्पाउस का जो होगा, वो उसको अपने पेंशन RRSP के अकाउंट के साथ मर्ज भी कर सकता है, ठीक है जी। इनकम कितनी, इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होगा उसके ऊपर, तो जब भी आप 71 क्रॉस करेंगे, जो टैक्स पेयर होगा कनाडा में, तो और उसने RRSP में कंट्रीब्यूशन की हुई है, तो उसको जब वहां से बेनिफिट मिलना शुरू होगा तो इस तरह की एक स्लिप उसको इश्यू होगी। और ये भी हम बॉक्स बाय बॉक्स जाके सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है जी। फर्दर डिटेल के लिए आप यहाँ भी, अब हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बाकी है, मैं नेक्स्ट स्लिप दिखाकर, जो आज की लास्ट स्लिप है, हम इस सेशन एंड करेंगे, उसमें हम 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेंगे। T4 RSP ये लास्ट स्लिप है आज के लेक्चर की, आज के सेशन की। ये इस तरह से इशू होती है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये किस लिए होती है, स्टेटमेंट ऑफ RRSP इनकम, ठीक है जी। T4 RSP जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, कि अगर आपने ओवर कंट्रीब्यूशन कर दी अपने अकाउंट में, 18,000 तक करनी थी, आपने 20,000 कर दी, तो 2,000 आपने जब विड्रॉ किया तो उसकी ये स्लिप इशू होगी T4 RSP की, ठीक है। इसकी और भी पर्पसेस हो सकते हैं इशू होने के। The costs associated with redeeming units of the mutual funds are RRSP expenses. If the proceeds of the RRSP are reduced by such withdrawals fees, the amount to be reported on the T4 RSP slips, net amount paid out of the RRSP. ठीक है जी। अब ये जो कोस्ट एसोसिएटेड विद रिडीमिंग यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली ये रिडीमिंग यूनिट्स का मतलब यही है कि आपने उसको लिक्विडेट कर दिया। बेसिकली RRSP के अकाउंट में होता क्या है, जब पैसे आप डालते हैं तो पैसे पड़े नहीं रहते, फिर वो जो बैंक होता है आपके पैसों को डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में, स्टॉक्स में, किसी और चीज में, किसी को लोन दे के, तो जो भी उसमें आपको इनकम भी आपका, वो RRSP ग्रो भी करता है आपका वहां पे, ताकि आपको आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर द एज ऑफ 71 जो मैक्सिमम है, आपको वहां से एक रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाए, बुढ़ापे में आपको तकलीफ ना उठानी पड़े, बाहर धक्के ना खाने पड़े, तो वो ख्याल करते हैं इस चीज का। तो बेसिकली रिडीमिंग यूनिट्स का मतलब ये है लिक्विडेशन ऑफ दोज यूनिट्स, वो सारे जो आपने स्टॉक्स बाय किए हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है जी। If proceeds of RRSP are reduced by such withdrawal fees, the amount to be reported on T4 RSP। और अगर उसके अंदर वो जो आपने चीजें, जो यूनिट्स बेचे हैं, और आपने कोई एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, या आपने कोई उसके ऊपर कोई फी चार्ज की है उसको ऑपरेट करने की, तो वो सारी जो आपकी उससे इनकम जनरेट होगी, या उसको लिक्विडेट करने के वक्त वो आप उसको फिर
और ये तब होती है जब आप बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट कर लें, आफ्टर रिटायरमेंट नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट जो होगी वो स्लिप T4RIF इशू होगी। अगर आपने बिफोर द एज ऑफ 65, जो मिनिमम क्राइटेरिया कि 65 तक आप ले सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि अभी आप में और ताकत है, जान है, आप काम कर सकते हैं, तो फिर 71 मैक्सिमम एज है। तो अगर आपने 65 से पहले पैसे विड्रॉ किए, आपने रिडीमिंग कर ली यूनिट्स की, आसान लफ्जों में लिक्विडेशन कर ली या विड्रॉल कर लिया पैसों का, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने उसी RRSP कंट्रीब्यूशन को आपने एज ए डिडक्शन के तौर पे यूज किया था। तो ये स्लिप है इसकी जी, ये इसका सारा पर्पस है। इसको भी बॉक्स बाय बॉक्स आपने रिपोर्ट करना है। नाउ इज 9:56, तो हम सेशन ओपन कर लेते हैं। अब हम ओपन कर लेते हैं क्वेश्चंस का। तो अब किसी ने भी क्वेश्चंस करने हैं, मुझे पता है काफी डिफिकल्ट है ये, एक बारी में आप वन गो में हजम नहीं होंगी सब चीजें, आपने घबराना नहीं है यहाँ पे। बस ये सारी स्लिप्स आपने समझ लेनी, एक दफा पढ़ लेनी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये स्लिप्स, मैं फिर बता दूं आपको, इजी हो जाए। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपने ये स्लिप जो यहाँ पे दी है, यहाँ पे दी गई है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ यही जाके सॉफ्टवेयर में खोल लेनी है। अब मैं सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ आपको, वहां पे सारी स्लिप्स मौजूद हैं। और आपने बॉक्स बाय बॉक्स जाके वो फिगर्स रिपोर्ट करनी है बस। जी आपको ये सॉफ्टवेयर शो हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको सारी की सारी सीट्स। यहाँ पे आपको जो स्लिप्स आपने फिल करनी है मिल जाएंगी। T4RIF, ये मैंने खोल ली। T4RIF वही बॉक्सेस नंबर जो वहाँ स्लिप पे दिए हुए थे यहाँ पे भी दिए हुए हैं। आपने सिर्फ बॉक्स से वो फिगर उठानी है, यहाँ डाल देनी है। अगर आपने डिटेल में जाना तो आप सारे बॉक्सेस पढ़ सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है जी। आप कोई क्वेश्चन है आप तो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो आज की स्लिप्स हमने पढ़ी उस हवाले से आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज, कोई सर ये क्वेश्चन? स्लिप तो क्लाइंट खुद देगा ना अपने मतलब कि पूछेंगे कौन, इसलिए आप प्रोवाइड करेंगे या खुद देगा क्लाइंट? जी 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 नबील साहब, बिल्कुल क्लाइंट ये सारी स्लिप्स आपको खुद देगा, वो सारी की सारी फील्ड होंगी। और आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने सॉफ्टवेयर खोलना है, वो सारे बॉक्सेस नंबर जो वहां दिए हैं वही सेम फिगर्स आपने उठानी यहाँ पुट कर देनी है, क्योंकि ऐसा अब तो वो नहीं है कि ऐसा तो जी। नहीं है वो कोई स्लिप मिस कर जाए तो बाद में हमें बोले आपने स्लिप मिस कर दी है, हम अच्छा, वही अगर वो बताएंगे। कोई स्लिप मिस करता है तो आप CRA की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके आप उसको टैली कर लेंगे, वहां पे कौन कौन सी स्लिप्स हैं। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं क्लाइंट को कि सर आपने ये स्लिप्स तो सारी दे दी हैं। एक CRA का अलग फॉर्मेट होता है स्लिप्स का, उन्हें कहिए CRA की वेबसाइट पे जाके वहां से भी सारी स्लिप्स डाउनलोड करें, एहतियातन क्रॉस मैच करने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपके पास एक्सेस है किसी फर्म की, तो आप डायरेक्टली ये सारी की सारी स्लिप्स आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी ऑटो पे फिल हो जाएंगी सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है ऑटो फिल की, या कोई भी सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम करेंगे। क्योंकि अब हम यहाँ पे आपको सिखाने के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं ऑटो पे फिल करके दिखाऊंगा। किसी भी फॉर्म में जाते हैं तो वो पहले ऑटो फिल करवाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जी। सर अगर ये ऑटो फिल का ऑप्शन है तो क्या वो इतना इजी अगर वे आउट है तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद क्यों नहीं जाके उसको मैनेज कर लेते? असल में प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ऑटो फिल करना काम नहीं है, रिटर्न्स के अंदर जो उसकी बारीकियां होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन का, RRSP कंट्रीब्यूशन का उसका 18% है। आप अब खुद रिटर्न बना रहे हैं, आपने वहां पे वो रिपोर्ट ही नहीं किया कि उसका इतना रूम है टैक्स रिटर्न में, आपने सिर्फ ऑटो फिल किया, अच्छा जी फिल हो गई है, रिटर्न फाइल कर दी, तो वो गलत हो जाएगी। अकाउंटेंट का जो पर्पस है बेसिकली वो ये नहीं है, वो जो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है ऑटो फिल का, वो सिर्फ एक ऑप्शन है आपको बचाने के लिए मैनुअल पंचिंग से। लेकिन जो बाकी लॉ एंड रेगुलेशंस है आपने जो कंफर्म करनी है, वो तो कंप्यूटर नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, वो आपने खुद करनी है। वो आपने देखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रूम डालना है। ठीक है जी। राइट। थैंक यू। एनीवन एल्स? अच्छा, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो अक्सर जहाँ पे भी जाते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं किसी चीज का। तो हम्म। अगर हमारा कस्टमर जो है पाकिस्तान से हो और वो
बहुत सारी चीजें हाइड करके मतलब अर्निंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में मतलब है कि हमें क्या चीजें मतलब कि फेस करनी पड़ती हैं, या क्या चीजें हमें एक्स्ट्रा एफिशिएंट होना चाहिए फॉर्म ऐसे फिल करते सब हुए, ऐसे सब ऐसे अगर कर आप सकते हैं। कनाडा में आप कनाडा में हैं या पाकिस्तान से काम कर रहे हैं कैनेडियन टैक्स क्लाइंट्स के लिए, तो एक बात आपने याद रखनी है, सीआरए बहुत ट्रांसपेरेंट है। आपने कभी भी क्लाइंट की बातों में नहीं आना। अगर क्लाइंट कहता है आपको कि जी नहीं आप ये इनकम मेरी छुपा लें, उन्हें कही भाई हर चीज ऑनलाइन है, मैं तो चले नहीं रिपोर्ट करूंगा, अगर बाद में सीआरए ने पकड़ लिया तो आपकी भी क्लास होगी। प्लस अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं आपका तो मसला कोई नहीं है, अगर अगर आप वहां पे हैं तो आपका मसला बनेगा। अगर आप पीआर के ऊपर है वहां पे या आप सिटीजन है तो आपकी वो बड़ा इस चीजों को सीरियस लेते हैं और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो कभी भी क्लाइंट, मुझे कई क्लाइंट्स ने कहा कि इस तरह के यार इनकम को इस तरह जरा बचा लें छुपा लें, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ जी कि आप मुझे ईमेल में लिखकर भेज दें कि मैं ये इनकम रिपोर्ट नहीं करना चाहता, आई आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी केस इफ सीआरए कम्स बैक। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो गोरे नहीं करते बेसिकली, वहां पे कनाडा में ये करते हैं इंडियंस, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, ये जो हमारी पट्टी है बेसिकली, जो है। वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए मतलब ये वो प्रॉफिट अपना इंक्रीज करने के लिए ये काम करते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए कि इनकम ही शो ना करें, या एक्सपेंसेस ज्यादा डाल दिए, जाली डाल दिए, इस तरह के काम करते हैं। जी फियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी और सलाम। जी सर, ये मैं ज़रा इस मौजू से हट के आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जी जी। ये जिस तरह हमारा बजट में हमारी पाकिस्तान में ये है कि हम्म पॉलिसीज चेंज होती रहती है, यहाँ पे कुछ सर्कुलर्स होते हैं या कोई एसआरओज होती हैं, वो हम्म चेंजिंग होती है। आया कैनेडियन जो बजट पेश होता है शायद दिसंबर में हो या जिस वक्त भी होता है उनका, तो उनकी हम्म। भी इस तरह की कोई एसआरओज या पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं एवरी ईयर, यानी वो जो वेबसाइट इसी मैंने, तरह। प्याज साहब जो वेबसाइट मैंने दिखाई थी ना, Canada.ca जी ये जी वाली, जी बेसिकली वो जी जी जी। वो सिर्फ ना कि सीआरए के लिए है बल्कि बाकी चीजों की डोमेन्स के लिए उन्होंने एक ही वेबसाइट बनाई हुई है। तो अच्छा। अब वहां जाकर जो भी नई अमेंड चेंजेस आती हैं वहां पढ़ सकते हैं, वहां जाके वहां टैक्स से रिलेटेड भी बाकी चीजें भी, इमिग्रेशन के हवाले से भी तमाम चीजों जी की अपडेट्स वहां पे आ रही होती हैं, वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर देखना है तो आप वहां जाएं जी गूगल के ऊपर, वहां वो टॉपिक लिखें कि क्या अपडेट्स हैं टैक्स की, वहां साथ लिखें सीआरए, अगर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वो आपको जी सारी की सारी डिटेल्स वो लिंक दे देगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली सीआरए की वेबसाइट पे आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पे चले जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक 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 है सर, थैंक यू सर। सर एक चीज रहेगी, वो टैक्स रेट बताया था आपने, कहाँ से मिलेंगे? अच्छा चले मैं बताता हूँ ठहरें। जी ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लिंक, आप इसे खोल लेंगे ना जब, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस में क्वेश्चंस आए हैं, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड शेयर 2 to 5 डिफरेंट मंथली पे स्लिप्स फॉर एम्प्लॉयज। ये चेक, ये क्लाइंट की लायबिलिटी है हसन साहब। सर अगर विजिट वीज़ा पे पर हो तो नॉन रेजिडेंट में आएगा, अगर विजिट वीज़ा पे हो तो नॉन रेजिडेंट में आएगा, ठीक है। तो तुमने सवाल पूछा है, अगर आप विजिट वीजा पे या वहां पे कोई अर्निंग नहीं कर रहे कनाडा में रहते हुए तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप बस वैसे ही जो है वापस आ जाते हैं। अगर आपकी इंटेंशन है कनाडा में रहने की, चाहे आप अर्निंग नहीं भी कर रहे तो इंटेंशन बेस के ऊपर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
वो लोग जो शाये हैं, ठीक है, वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं जो। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप ये काम सीख रहे हैं और आप बाद में आपने क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करना, तो आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। आप यहाँ मुझे क्वेश्चंस करें आके डायरेक्टली, ओपन। एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस, कंसर्न, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट में, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप देख लें। ये सीआरए की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने दिए हुए हैं। जी स्क्रीन शेयर हो गई है, नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, सर आ हो रही रही हेलो। है, हो रही है हाँ जी सर। जी, ये लेटेस्ट हैं सारे जो आपके, ये पूरा एक उन्होंने दिया हुआ है। इंडिविजुअल टैक्स स्टैटिस्टिक्स बाय द टैक्स ब्रैकेट्स 2023 एडिशन, 2020-2021 टैक्स ईयर, 2023 एडिशन। ये 2021 टैक्स ईयर है बेसिकली। एक सेकंड सिर्फ ठहरें, एक और भी है यहाँ, वो खोल लेते हैं। टर्बो टैक्स खोल लेते हैं। 15%, 20%, 26%, 29%, 33%। अच्छा जी, यहाँ देखें क्या आ रहे हैं। 15, 20, 26, 29, 33। 15, 20 सेम है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप 2023 के, ये आए टैक्स ब्रैकेट्स। शो हो रहा है आपको? जी सर, शो हो रहा है। जी हाँ, बस यही ब्रैकेट्स हैं। इसमें उन्होंने टैक्सेबल इनकम का स्लैब्स भी दे दिए कि इस इनकम से इसकम तो इतने 15% है। अगर आपकी इनकम 53 है, अब देखें सॉफ्टवेयर में जो आ रही थी 2021 में 48,000 तक आ रही थी, अब उन्होंने 53 तक कर दिए। ठीक है जी। ठीक 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 ठीक। कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। तो ये जो पहले टैक्स स्लैब आपने ओपन किया था उसमें टैक्सेबल इनकम अलग है, इसमें टैक्सेबल इनकम अलग है? किसमें? पहले सर जो वेबसाइट से आपने ओपन किया हुआ था फेडरल का, हाँ, ये ये वाला। 2021 का है ना, 2021 का है ना बेसिकली। ये परसेंटेज रेट चेंज नहीं हुआ बेसिकली, किया गया उन्होंने अमाउंट्स को चेंज करते हैं। ये वाली 53 कर दिया ना उन्होंने अब, ये लेटेस्ट जी है सर, 50। टैक्सेबल इनकम चेंज करती हैं। हाँ, ये चीज है, ये रेट सेम ही है, रेट में चेंजेस नहीं आई। इनकम को उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले उन्होंने 48 पे 15% रखा था, अब उन्होंने 53 पे 15% कर दिया। ठीक है। ठीक है सर। सर प्रोवेंस प्रोवेंस का भी यहाँ से निकलेगा? नहीं, प्रोविंस का अलग होता है, प्रोविंस का अलग होता है, वो आप लिखना पड़ेगा आपको ओंटारियो में। लेकिन आपको मैं फिर कहूंगा कि इट्स फाइन, ये स्लैब रेट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं। लेकिन जब मैं रिटर्न बनवाऊंगा 2021 की, जब जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक दफा सॉफ्टवेयर पे भी, तो वहां पे सारी स्लैब रेट्स आ रही होती हैं। क्योंकि देखें, कैनेडियन में भी स्लैब रेट्स तो थोड़ी सी हैं, ये तो इतनी मुश्किल है ही नहीं, 4-5 सी हैं। लेकिन आपको पता है यूएस में कितनी ज्यादा स्लैब रेट्स हैं, उनका तो इतना लंबा चार्ट है। अगर आपकी इनकम $10,000 से $10,500 है, या 10,000, $15,000 तक का, तो उसका अलग रेट है। फिर 15,000 से लेके 20,000 तक का अलग रेट है। फिर 20,000 से लेके 25,000 तक का अलग रेट है। इतनी ज्यादा स्लैब्स रेट है यूएसए की, फेडरल की। मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी एक बार दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि ये याद करना जरूरी नहीं है नंबर्स फिगर्स। आपको ये समझ आनी चाहिए कि कौन कौन सी लॉज क्या कहते हैं, और कौन कौन सी अमाउंट्स कैसे फ्लो करवानी है, उनका जो आपस में कनेक्टिविटी है, किन किन स्केड्यूल्स को प्रॉपरली फिल करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, वो पता होना चाहिए, जरूरी है। अगर कोई क्लाइंट पूछ भी लेता है आपसे कि मैं किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने फॉरेन सॉफ्टवेयर ओपन करना है, उसे आपने देख के बता देना कि जी ये इसमें आप फॉल करते हैं। और उनको भी पता होता है, कैनेडियंस को भी, कि कोई भी हम कंप्यूटर थोड़ी, हम इंसान है, रेट्स नहीं याद होते किसी को भी। अच्छा, ये नसीर साहब एक चीज और बताइएगा कि जो हम बात कर रहे थे कि जो यूएस हम्म। की भी अगर हमारी मतलब है कि कोई इनकम है, मतलब जो भी हमारा क्लाइंट है हम्म। उसकी, तो उसके फॉर्म्स के लिए कोई इसमें एडिशनल फॉर्म्स यकीनन होंगे, तो वो हम्म। कौन से? फॉरेन का फॉर्म होता है, फॉरेन का फॉर्म फिल करते हैं इसके अंदर। अच्छा, कौन सा फॉर्म है, सॉरी? फॉरेन फॉरेन फॉर्म, फॉरेन नाम ही फॉरेन है उसका, फॉरेन अच्छा, इनकम का। फॉरेन फॉर्म है। तो हाँ। वो मतलब है कि हमें यूएस से मतलब कि जो अथॉरिटीज हैं उनका है, या कि ये कनाडा का ही हम है कैनेडियन, बना हुआ? ये कैनेडियन का प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसकी बेस पे हमने हमने रिपोर्ट करना होता है सीआरआई को। अब ये देखिए यहाँ फेडरल आ रहा है ना, ये देखिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है।
ये रेट्स जी आ हो रहे रही हैं, पुराने वाले हो रेट्स रही आ रहे हैं और ऊपर अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ये फेडरल की आ गई हैं। अब मैं किसकी बना रहा हूँ, जब आप 23 के सॉफ्टवेयर में बना रहे होंगे तो सब शो हो रही होंगी आपको, सारे के सारे। ठीक है। अब इसी तरह आप बात करें प्रोवेंशियल की, तो प्रोवेंशियल भी देख लेते हैं। यहाँ सर्च में जाऊंगा मैं, यहाँ लिखूंगा ओंटारियो, ओंटारियो 428 पे क्लिक करूंगा, ये रेट्स प्रोविंशियल के आगे ओंटारियो टैक्स देख रहे हैं आप ये, जी आपको शो हो रहा है। जी सर, शो हो रहा है ये ओंटारियो की स्लैब रेट है। तो इसी तरह हम जाके गूगल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, चलिए आप इस सेशन, अगर किसी का मजीद की क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे लिंक मैं एडमिन को मैनेजमेंट को भेज दूंगा स्लिप्स के, वो सारे लिंक आपने खोल के एक दफा स्लिप्स को दोबारा से खुद से स्टडी कर लेना है। कल मजीद कुछ स्लिप्स हैं नेक्स्ट वीक में जो हम रखेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे लेक्चर पे जाके मैं प्रैक्टिकल रिटर्न्स बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पहले आपको नो हो देना जरूरी है तमाम स्लिप्स की। चले जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह फॉर कमिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब वीक पे आप सबसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ये। हाफिज।